देखो लास्ट क्लास में एक करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल था और जिसको प्रूफ नहीं कर पाए थे, तो आज थोड़ा सा पहले इसको हल्का सा प्रूविंग टाइप दिखा दें आपको कैसे वो प्रूफ होता है। तो ये ना सारे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट एक पेज पे हैं, जितने भी रिजल्ट्स फोर्स मॉडल के हैं वो सब सिंगल पेज के ऊपर हैं। तो पहला आपका था फोर्स का फॉर्मूला, कूलम्ब्स लॉ वाला सर्कुलर ऑर्बिट का कंसेप्ट। तो इससे हम लोग वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रेडियस के फॉर्म में। फिर उसके बाद आप दूसरा इसमें क्वांटाइजेशन रूल लगाते थे कि L इक्वल्स टू एम बी आर एन एच बाई टू पाई, और h बाई टू पाई को h बार कर दिया था। और इस एक्सप्रेशन में v की वैल्यू को रखते थे। पूरा प्रोसेस समझा देना कैसे करते हैं। तो ये जो v डिराइव करते हैं, ये v का एक्सप्रेशन एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन रूल में ला करके रख दोगे, तो यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, ये फॉर्मूला। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए स्पीड अपॉन टू पाई आर, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर स्पीड का एक्सप्रेशन लेके आओ और रेडियस का, मतलब ये जो स्पीड सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन से लाए थे, इस स्पीड वाले टर्म को यहाँ पर ले जाकर के जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा रेडियस के फॉर्म में। और फिर इसके अंदर रेडियस का भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से, फिर यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला भी ला करके यहाँ पर रख दिया नीचे। तो इससे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का पूरा एक डेरिवेशन बन जाता है इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद जब एनर्जी को डिराइव किया गया था, तो काइनेटिक और पोटेंशियल मिला करके डिराइव किया गया था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिला करके। तो हमारा एनर्जी का भी एक्सप्रेशन रेडियस के फॉर्म में आता है। फिर यहाँ पर भी रेडियस का एक्सप्रेशन लाते हो, इस तरीके से सारी डेरिवेशंस करी जाती है इसमें। फिर यहाँ पर भी रेडियस का एक्सप्रेशन लाओगे तो एनर्जी का भी जनरलाइज फॉर्मूला बन जाता है, जिसको कि फर्दर माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर करा गया था। और ई नॉट इसमें जो है वो भी क्लियर कर लेंगे, मतलब जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के अलावा बाकी सारा फैक्टर ई नॉट है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जब कैलकुलेट करते थे दो एनर्जी डिफरेंस के बेसिस पे, तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन निकालते हो। ये सब डेरिवेशन थी E2 माइनस E1 करके। यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर हैं? मतलब ये किस तरीके से पूरा चैप्टर डिराइव किया था, मतलब एक क्विक रिकैप टाइप का देख रहे। बोलो। यस सर। ये सब लास्ट क्लास में हो गया था ना, तो हाँ जी, मतलब हल्का सा उसका एक रिकैप लिख लें, बिकॉज क्या क्या हम लोगों ने करा था। एक तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन ध्यान रखना, सर्कुलर ऑर्बिट वाली, और एक क्वांटाइजेशन रूल, इन्हीं सबसे सारे डेरिवेशंस होते हैं। अब जो ये फ्रीक्वेंसी डिराइव की गई है दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशंस की, nth स्टेट से n-1 स्टेट के बीच में। इनिशियल स्टेट n माना गया है, बाद वाला स्टेट n-1 माना गया है। और इसमें रिजल्ट ये वाला लगा रहे हैं, देखो जो एनर्जी का ये जनरलाइज फॉर्मूला है ये वाला। इस जनरलाइज फॉर्मूले के हिसाब से एक बार यहाँ डिनोमिनेटर में जो n स्क्वायर है, इस n स्क्वायर की जगह एक बार n रखना है और एक बार n-1 पुट करना है, और उसके बाद दोनों एनर्जी लेवल का माइनस करोगे आप। मतलब वो जो रूल था कि h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो एमिट होता है, इट इज इक्वल टू एनर्जी इन द इनिशियल nth स्टेट माइनस एनर्जी इन द लोअर स्टेट n-1। तो इसी एनर्जी के एक्सप्रेशन में जहां पर n है उसको एक बार n पुट कर देना है, एक बार n-1 पुट कर देना है, और डिफरेंस ले लेना उसका। तो डिफरेंस लेकर के ये एक्सप्रेशन बनता है, देखिए। ठीक है, इसको आप चाहो तो बाद में अपनी कॉपी पे अपने हिसाब से देख भी लेना एक बार। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का एक्सप्रेशन बनता है जनरलाइज। वो रिडबर्ग कांस्टेंट वाला नहीं लिख रहे इस बार, जनरल फॉर्मूला लिख रहे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन का। और इसमें जब लार्ज वैल्यूज ऑफ n करते हैं, मतलब n की वैल्यू काफी बड़ी हो 1 के कंपेयर में, तो अप्रोक्सीमेशन ये लगाते हैं कि ये जो 2n-1 है इसको लगभग 2n के बराबर कर देंगे, और यहाँ पे जो n-1 है इसको भी लगभग आप 1 पुट कर दोगे। मतलब नेग्लेक्ट द वंस, मतलब जो 1 अपीयर हो रहे हैं n में और 2n में, मतलब कि 2n-1 की जगह पर आप अप्रोक्सीमेटली उसको 2n मान लीजिए, और n-1 जो डिनोमिनेटर में है उसको लगभग n मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन से। तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का एक फॉर्मूला ये कुछ बन जाता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, देखिए। अब अगर आप नोटिस करो, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन उसको मैं टिक कर रहा हूँ, और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं एन को लार्ज लेकर के, ये दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल मैच कर रहे हैं।
एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 न्यूमरेटर में, एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 न्यूमरेटर में, 2 पाई एच बार क्यूब एन क्यूब, 2 पाई एच बार क्यूब एन क्यूब। मतलब जो रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है वही फोटोन की भी फ्रीक्वेंसी बन जाती है अगर एन की वैल्यू 1 के कंपेयर में काफी बड़ी लीजिए। और यही हमारा करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल था। बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स से पहले जो क्लासिकल फिजिक्स थी, मैक्सवेल थ्योरी, उसमें यही कहा गया था कि जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन ट्रांजिशन में निकलना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स में इस चीज को डिनाई कर दिया गया। उनका ये कहना था कि एन अगर बहुत ज्यादा है तब अब मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स सेम रिजल्ट देंगे आपको। अदरवाइज मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से अगर एन की वैल्यू लो है, मतलब ट्रांजिशन लोअर स्टेट्स में हो रहा है, तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी और रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती हैं, अलग अलग आती है, वो डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे उनके। बोले जी, पॉइंट समझ में आ गया? करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल का डेरिवेशन मैंने किया नहीं है, रिजल्ट्स एक साथ लिख दिए, बट मैसेज जो है करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल का वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब ये क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में मैचिंग ला रहा है कि दोनों चीजें सेम बोलेंगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन लगा दी गई कि एन बहुत बड़ा होना चाहिए। बोलो, कंफर्म करें भाई अगर आपको क्लियर हो गया तो। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब हम फिर से यस बोल सर। दें, देखो एक मिनट, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स जब भी हम बोलते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स में दो चीजें आती है यार। आपका एक तो न्यूटन लॉ आता है, जितने भी आप पढ़ते हो न्यूटन लॉ वाले चैप्टर, प्लस इसमें जितना आपका 12th क्लास में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हो, मैक्सवेल थ्योरी पढ़ते हो, ये सब आपका इसी में आता है क्लासिकल फिजिक्स में। इसका एक क्वेश्चन भी है, देखो इसमें जैसे यहाँ पर है कि n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 वाले ऑर्बिट्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकालनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 में। तो यहाँ पर बच्चा देखो, हम कैलकुलेशंस नहीं करेंगे बिकॉज पर्पस कैलकुलेशन का नहीं है मेरा। हम लोग इसमें ये जो फॉर्मूला यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं, m इंटू के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 वाला, m के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 2 पाई एच बार क्यूब एन क्यूब। इसी फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको यहाँ पर। फॉर्मूला हम ले लेते हैं यहाँ पर, देखो, बट कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज वो टाइम वेस्टेज है हमारे लिए। हमें जो मैसेज चाहिए वो, क्योंकि इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला है, इसका यूज करना है। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। के स्क्वायर मतलब वो जो कोलम्बिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, उसका स्क्वायर। फिर जेड स्क्वायर है तो हाइड्रोजन के केस में ये 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 टू द पावर 4। फिर डिनोमिनेटर में आप इसकी सारी वैल्यूज पुट करोगे, 2 पाई की वैल्यू 3.14। एच बार जो है वो प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2 पाई है, इसका क्यूब। और एन क्यूब, तो अगर हम एन इक्वल टू 1 के लिए बात करेंगे तो यहाँ 1 का क्यूब लगा देंगे इस तरीके से। तो ये पूरा जब कैलकुलेट करते हैं प्रॉपरली, भी तो टाइम लग जाएगा। इसका आंसर में डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो 6.58 इंटू 10⁻15 आता है ये रेवोल्यूशन पर सेकंड वाला। ये फॉर एन इक्वल टू 1 है। और यहीं पर अगर डिनोमिनेटर में जो n है उसकी जगह 2 पुट कर देंगे तो n इक्वल टू 2 के लिए भी आंसर आ जाएगा। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, फॉर n इक्वल टू 2 भी आपका आंसर आएगा। और वहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन की वैल्यू भी लिखी हुई है, 0.823 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये इस तरीके से है। हालांकि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन को अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन तो बनता है इसके ऊपर भी, मतलब आते हैं पेपर्स में, क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये इससे बच तो सकते नहीं है कि कैलकुलेशन ना करें। एग्जाम टाइम पर आता ही है क्वेश्चन, तो मतलब याद रखना होगा इसको, या फिर आप इसी तरीके से वहां पर एग्जाम में डिराइव करो कि हर फॉर्मूले को आपस में मिला करके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला या तो ऑन द स्पॉट डिराइव कर ले या फिर याद कर लो, जैसा तुमको लगे सही। और फिर यहाँ पर इन्होंने एक और चीज पूछी हुई है कि n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पर जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो जो फोटोन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने पहले भी कहा था कि h इंटू एफ बराबर, आप एनर्जी डिफरेंस वाला कंसेप्ट याद कर लें, ज्यादा बेटर होता है, E2 माइनस E1 वाला कंसेप्ट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन तो इससे निकालेंगे।
हाइड्रोजन के केस में E2 n इक्वल टू 2 पर एनर्जी की वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E2 माइनस E1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी उसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्योंकि ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स में लाने के लिए, और डिवीजन में आप सिंपली प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे 6.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
6 कैलकुलेशंस के बाद। ठीक है, पर ये वैल्यू 10 टू पावर सॉरी ये वैल्यू 10 टू द पावर 6 नहीं आएगी, मतलब ये तो कोई डिफरेंट आंसर आएगा। 10 टू द पावर 6 दूसरा आंसर है वो, मतलब वो जो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन फिलहाल यहाँ से आएगा आपका आंसर जो भी है। ऑर्डर क्या बनेगा इसका चेक करो जरा, इसकी इसकी वैल्यू एक बार निकालते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी आपको। इसकी वैल्यू थोड़ा सा बताओ भाई क्या होगी, क्योंकि इसका आंसर मैंने लिखना भूल गया हूँ, तो इसका आंसर जो बनेगा। ठीक है जी, इसका आंसर बताओ यार। सर 2.47 into 10 की पावर माइनस 50 10 की पावर 15 2.47 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो इसमें क्या है, एक्चुअली ये क्वेश्चन कराने का पर्पस कुछ और है। एक बार बताइए, जो ट्रांजिशंस हो रही हैं अगर आप नोटिस करो तो जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी आई है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये 6.58 और 0.823 के बीच में लाई कर रहा है ये, मतलब 2.47 जो है वो 6.58 से कम है, लेकिन साथ में वो 0.823 से ज्यादा है। ऑर्डर सबका सेम आ रहा है, 10 टू द पावर 15 यहाँ भी है, 10 टू द पावर 15 यहाँ भी है, और 10 टू द पावर 15 यहाँ पर भी है। बट न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर कंपेयर करो तो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसीज के बीच में लाई करती है हमेशा। मतलब कि अगर कोई ट्रांजिशन, ध्यान से सुनना है, इसका यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसमें, कि अगर कोई ट्रांजिशन आपका 2 से 1 की स्टेट पे हो रहा है, 2 से 1 वाली स्टेट में, तो सेकंड वाली स्टेट में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इसको F2 कर दे, फर्स्ट वाली स्टेट में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन F1 कर दे, और इस प्रोसेस में जो फोटोन निकला उसकी फ्रीक्वेंसी आप FP कर दे, P फॉर फोटोन। तो सीक्वेंसिंग क्या बन रही है इसमें, मतलब अगर इनका असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर आपको लगाना हो तो क्या लगाओगे? अगर 2 से 1 ट्रांजिशन हुआ हो और सेकंड स्टेट में रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी F रिवॉल्यूशन 2, फर्स्ट स्टेट में रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी F रिवॉल्यूशन 1, और इस बीच में जो फोटोन निकला उसकी फ्रीक्वेंसी FP, न्यूमेरिकल सामने है, इसके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, कैलकुलेशंस क्या होनी चाहिए? सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी आ रही है इसमें, मिनिमम वैल्यू जो आ रही है? तो कैलकुलेशन के हिसाब से n इक्वल टू 2 पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन थी उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकल रहा है। यानी मींस आप ये कहोगे कि f रिवॉल्यूशन इन द सेकंड ऑर्बिट इससे ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और उससे भी ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन द स्टेट 1। तो इसी तरीके से ध्यान रखना कि अगर आप 2 से 1 जाते हो तो फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज करती हैं, मतलब सेकंड की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फोटोन की फ्रीक्वेंसी, और फोटोन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फर्स्ट स्टेट में रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी। ये आपका मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से रिजल्ट हुआ। और अगर क्वेश्चन मान लो ऐसे जनरेट किया जाए कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन व्हेन इट इज डी एक्साइटेड फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स अगर पूछते क्वेश्चन, मान ले, तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर आप 2 से 1 में जाओगे तो जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा था उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि वो यही कहता है रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी बराबर फोटोन फ्रीक्वेंसी। और रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी भी हम उस स्टेट के लेंगे जहां से वो स्टार्ट हुआ है, मतलब 2 से 1 में जा रहा है तो 2 की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी ही फोटोन की फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। ठीक है, विद एग्जांपल क्लियर है, ये रिजल्ट ध्यान रखना बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इसके सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी का। क्लियर है क्वेश्चन, बताएं।
बोलो भाई। यस सर। क्लियर है ना? ठीक है, मतलब कोई बता दिया करो कोई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पिछली क्लास में। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जो बेसिकली इस बात को कंफर्म करता है कि हाँ एनर्जी क्वांटाइज होती है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है एक्चुअली। जिस अगर सिंगल टाइम भी क्वेश्चन आया ना लास्ट 40 इयर्स में, तो उसकी थ्योरी हम लोगों ने ऐड कर रखी है कि अगर एक बार भी इसके क्वेश्चन आ चुके हैं तो चांसेस हैं कि फिर आ सकते हैं। तो फ्रैंक और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली कंफर्म करता है एनर्जी के क्वांटाइजेशन को, जो बोर मॉडल में कहा गया था। अब इसमें है क्या है? सबसे लेफ्ट वाली फिगर को देखो, आप नंबरिंग कर रहे हैं फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 पे। तो फिगर 1 में इन्होंने यहाँ पर ही एक ट्यूब लिया और उस ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर हीलियम गैस लिया इन्होंने, He। जब एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने अपना यहाँ पर हीलियम का गैस लिया था, हीलियम प्लस का। कैपिटल H के साथ आप एक फिलामेंट देख रहे हो, कैपिटल H के साथ फिलामेंट। अब इनका ये कहना था कि जब हम फिलामेंट को गर्म करते हैं तो जैसे हम लोगों ने एक्सरे में कहा था वैसे ही कुछ होता है कि ये जो सी यानी कैथोड है, ये एक मेटेलिक प्लेट होती है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे कैथोड से, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकलते हैं वैसे यहाँ पर भी H यानी कि हीटर की वजह से, हीट करने की वजह से इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और हम लोगों ने वर्क फंक्शन के हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पढ़ रखा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे आते हैं, बहुत नेग्लिजिबल एनर्जी के साथ बाहर निकलते हैं। इसके सामने G एक ग्रिड है, वो भी एक मेटेलिक ग्रिड है, और कैथोड और ग्रिड के बीच में V0 का वोल्टेज है। अगर आप इसका लोअर डायग्राम देखें तो यहाँ पर एक बैटरी, एक वोल्टेज लगाया गया है कैथोड और ग्रिड के बीच में, तो V0 का वोल्टेज। और वोल्टेज ग्रिड पर ज्यादा है, मतलब कैथोड का पोटेंशियल 0 कह रहे हैं, कैथोड पर पोटेंशियल 0 और ग्रिड का पोटेंशियल V0, यानी कैथोड लो पोटेंशियल पर और ग्रिड हायर पोटेंशियल पर। और इलेक्ट्रॉन की नेचुरल टेंडेंसी होती है एक्सेलरेट करने की टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्सेस लगते हैं बाय द फॉर्मूला F=QE, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है जिस वजह से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर ग्रिड की तरफ एक फोर्स लगता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कह दीजिए, और फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके जब ग्रिड पर आते हैं तो इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है, मतलब इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर इनकी एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी का जो फॉर्मूला दिया गया आपको, एनर्जी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो बेसिकली चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में दिया जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी को लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज बाय विच इट वाज एक्सेलरेटेड, E into V0, क्योंकि V0 वोल्टेज से एक्सेलरेट हो रहा है वो। अब उसके बाद एक और P है प्लेट, जिसके थ्रू एक एमीटर लगा रखा गया है जहां पर हम करंट को रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पर एक वोल्टेज और लगा रखा गया है ग्रिड और प्लेट के बीच में। ये वोल्टेज पहले से कुछ कम है, V0 माइनस डेल्टा V। ये ध्यान रखना आप इसका, मतलब डेल्टा V से हम वोल्टेज को अब लेस कर रहे हैं। ग्रिड और प्लेट के बीच में अगर आप ध्यान दें तो प्लेट हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ग्रिड हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ऐसे में अब जब इलेक्ट्रॉन प्लेट की तरफ जाएगा तो सामने माइनस होने की वजह से ग्रिड और प्लेट के बीच में वो रिटार्डेट होगा, यहाँ पर उसकी एनर्जी लूज होती है, यहाँ पर रिटार्डेशन वाला जोन आ गया। कैथोड से ग्रिड तक वो एक्सेलरेट करता है, ग्रिड से प्लेट तक वो रिटार्डेट होता है, और रिटार्डेशन के टाइम पर यहाँ माइनस डेल्टा V और कर दिया गया है। अब इनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो एमिटर वाली करंट है, जैसे जैसे आप V0 को बढ़ाते हो, V0 मतलब कैथोड और ग्रिड की पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम बढ़ाते हैं, मतलब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जब बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, कैपिटल I यानी करंट की वैल्यू पहले इंक्रीज होती है, अचानक मैक्सिमा आता है, और अचानक से वो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, सडनली करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, फिर वो करंट इंक्रीज करता है, फिर सडनली डिक्रीज करता है,
फिर ऐसे ही चलता रहता है, इंक्रीज, और अचानक से करंट ऑल ऑफ सडन डिक्रीज होने लगती है। अब इसका ऑब्जर्वेशन जो हुआ, मतलब ये जो रिजल्ट आया, इसके पीछे का रीजन क्या होगा? तुम में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है? अगर आप लोगों को पहले से कुछ आइडिया हो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम इस वी नॉट वाली वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो पहले तो करंट बढ़ती है और अचानक से वो करंट डिप कर जाती है। फिर जब वी नॉट बढ़ा रहे हैं तो फिर करंट बढ़ती है, फिर अचानक से डिप करती है। फिर आप बढ़ा रहे हो, फिर करंट बढ़ती है, फिर डिप करने लगती है। और जिस वोल्टेज पर वो डिप कर रही है, वो मरकरी के केस में, एच के केस में 4.9 है, बट हाइड्रोजन के केसेस में कुछ और आएगा ये, या हीलियम के केसेस में कुछ और वोल्टेज आएगी। किसी को कोई आइडिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अचानक से पहले करंट बढ़ती है फिर कम क्यों होती है? और ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी का ही ग्राफ है। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जेई मेन के क्वेश्चंस में इस तरीके के चांसेस ज्यादा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ ऑब्टेन्ड इन द फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट? तो राइजिंग ग्राफ, अचानक से डिप करना है करंट को, फिर राइज करेगा, फिर डिप करेगा, फिर राइज करेगा, फिर डिप करेगा, माउंटेन टाइप का है ये। ठीक है, तो सेकंड फिगर में इसको समझाया गया है। देखो सेकंड फिगर में इसमें क्या समझाया जा रहा है। बोर मॉडल क्या कहता है? देखिए सेकंड फिगर में बोर मॉडल ये कहता है कि जो हाइड्रोजन की बात करें, अगर आप हाइड्रोजन से ही हम लोग समझ सकते हैं, ज्यादा बेटर होता है। तो बोर मॉडल ये कहता है कि हाइड्रोजन की फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकंड एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी की वैल्यू होती है, फर्स्ट लेवल में उसके पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड लेवल में उसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से ग्रिड की तरफ आया था, कैथोड से ग्रिड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन आया, अगर उस इलेक्ट्रॉन के पास अगर उस इलेक्ट्रॉन के पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हो गई, जो कि इस वी नॉट से मिलेगा उसको, क्योंकि वी नॉट की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है, उसकी एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है। तो अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ग्रिड पर आने के बाद अगर वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा हो जाती है, तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन से जाकर के कोलाइड कर जाए, और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को एक इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो एक्साइट होकर के n=2 लेवल पर चला जाए। मतलब जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से वाया ग्रिड आगे बढ़ रहे थे, वो प्लेट पर जाने की बजाय, प्लेट पर पहुंचने की बजाय, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से कोलिजन में पार्टिसिपेट कर गए और वो अपने रास्ते से डेविएट कर गए, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन प्लेट पर नहीं पहुंच पाए। और जब इलेक्ट्रॉन प्लेट पर नहीं पहुंच पाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट द प्लेट जब डिक्रीज होगा, तो उसी वजह से ये जो करंट है वो अचानक से कम होती है। और ये चीज स्पेसिफिक वोल्टेज पर आने का क्या रीजन है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही क्यों डिक्रीज होता है? तो वो इसलिए क्योंकि एनर्जीज की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही बताई गई हैं बोर्स मॉडल में। हम कोई भी एनर्जी दे करके एक्साइटेशन नहीं करा सकते। एनर्जी एक्साइटेशन कराने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट 10.2 हाइड्रोजन के केस में चाहिए। तो जब तक इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अटेन नहीं कर लेता, तब तक कोई एक्साइटेशन प्रोसेस नहीं होगी, तब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन्स प्लेट तक पहुंचते रहेंगे। इसी को सेकंड वाली फिगर में एक्सप्लेन किया गया है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो कैथोड से आ रहे हैं ग्रिड के थ्रू, और ये n=1 वाली क्वांटम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन है उनसे कोलाइड करते हैं, और ये n=1 वाला इलेक्ट्रॉन ये तो चला गया एक्साइटेड स्टेट में, और जो इलेक्ट्रॉन आया था वो स्कैटर करके किसी और डायरेक्शन में चला गया। स्कैटर हो गया मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वो टुवर्ड्स प्लेट जाने की बजाय किसी और कहीं और चला गया, प्लेट पर टच नहीं कर पाएगा, मान लीजिए किसी और डायरेक्शन में मूव कर गया वो। रीजन क्लियर हुआ अभी? इसको समझना बहुत जरूरी है, आपको एटॉमिक एक्साइटेशन जानने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, और एटॉमिक एक्साइटेशन पे बहुत बढ़िया तरीके के क्वेश्चंस हैं एडवांस में। कोई डाउट हो तो बताएं, अगर समझ आ गया तो भी कंफर्म करें कि ये जो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है इसका जो ग्राफ है उसका जस्टिफिकेशन, करंट के सडन डिप होने का रीजन, मतलब जहां यस पर, हाँ जी,
जहां जहां पर करंट डिप हो रहा है उसको वन वर्ड्स में आप क्या बोल सकते हो कि वाई, असर्शन रीजनिंग मान ले आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, सब्जेक्टिव आ जाए, किसी भी वे में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो डिप का रीजन क्या बोलोगे? जिस वोल्टेज पर डिप हो रहा है तो उसका रीजन आप ये बोलोगे कि जब वी नॉट की वैल्यू इतनी सफिशियंट हो जाए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल हो गई है, तब वो इलेक्ट्रॉन करंट में पार्टिसिपेट करने की बजाय एटम से कोलाइड करने में पार्टिसिपेट कर रहा है। करंट में पार्टिसिपेशन जीरो हो गया उसका, जिस वजह से करंट डिप कर गई है, और एटम एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोलिजन बाय द इलेक्ट्रॉन। और ये किस टाइप का कोलिजन बोलेंगे? ये इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे या फिर इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे इसको? मतलब अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो नेचर ऑफ कोलिजन क्या बोलेंगे इसको? इलास्टिक या इन इलास्टिक? और इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन को रिकॉल करो। इलास्टिक। कैसे बच्चे बताओ? अगर अगर वो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से और ग्रिड के बीच में एक्सेलरेट करके और फिर अगर वो किसी एटम को एक्साइट करने में पार्टिसिपेट कर गया, तो ये कोलिजन इलास्टिक या इन इलास्टिक, जो भी आपका आंसर है उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? ये भी ऑब्जेक्टिव है, आपको बता दें, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कोलिजन विल बी। देखो, इलास्टिक कोलिजन में आप ये कहते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व होनी चाहिए। बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कंजर्व होनी चाहिए। क्या ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है क्या ये कंजर्व है? इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी नॉट थी, तो क्या ये कंजर्व है? क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी तो हम उस इलेक्ट्रॉन को दे चुके हैं जिसमें जिसको एक्साइट कर रहा है आपको। तो जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर करेगा और नेचुरल से बात है इसकी लेस काइनेटिक एनर्जी हुई। दैट मीन्स अगर एक्साइटेशन हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी इस केस में कंजर्व नहीं है, ध्यान रखना है, इसको आप बोलोगे इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मान लेते हैं एक और केस, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सपोज 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था इसकी एनर्जी ही सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या होगा इस केस में? क्या ये एक्साइटेशन कर सकता है एटम का? अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर के आ रहा है, और एग्जांपल आप हाइड्रोजन एटम का ले रहे हो, हाइड्रोजन एटम के लिए जिसके लिए मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू 10.2 है, बताएं, मतलब 2 से 1 से 2 जाने के लिए कम से कम आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। देखो, एक्साइटेशन प्रोसेस को ना बहुत डिटेल में समझिए आप। एक्साइटेशन प्रोसेस में लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक्साइटेशन को आप लैडर के एग्जांपल से समझो। लैडर लैडर में एक स्टेप है, फिर अगला स्टेप है, फिर उसके बाद अगला स्टेप है। जब आप लैडर की क्लाइंबिंग करते हो, मान लो आपका फुट स्टेप नंबर 1 पे है, आपका पैर स्टेप नंबर 1 पे है। अब इसके बाद आप इस पैर को और कहाँ रख सकते हो? क्या 1 और 2 के बीच में कोई जगह है जहां पर रख सकते हो इसको? नो सर। तो यही लगाइए, बताओ क्या करेंगे? लैडर वाला एग्जांपल हो ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इज सेम एज द लैडर। सर वो करंट में चली जाएगी, एक्साइट नहीं कर पाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, लैडर की जगह अगर एक कंटिन्यूअस स्लोप हो, आपको मैं दोनों बातें समझाता हूँ, आपको मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स इस एग्जांपल से बेटर तरीके से समझ में आएगी। एक स्लोप ले लो आप, स्लोप का एग्जांपल। अब आप स्लोप पे चलो तो क्या आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन है कि अब आप अपना पैर कहीं और नहीं रख सकते, या स्लोप में एक कंटिन्यूएशन है, आप अपना पैर जहां चाहे वहां रख दो? रैंप जिसको बोलते हैं, बोलो। बताओ। ये सर। कंटिन्यूएशन है। और लैडर में अगर आपने पैर एक बार स्टेप 1 पे रखा तो अब उसके बाद स्टेप 2 पे ही रख सकते हो, बीच में कोई जगह नहीं है जहां पर आप अपना पैर रख दें, खाली जगह है वो। तो यही चीज मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटाइजेशन से कही गई है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक स्टेप पर है तो उसके बाद उसके पास अगला स्टेप जो है वो क्वांटाइज्ड है, बीच में गैप है, बीच में कोई ऐसा लेवल नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन रुक सकता है।
तो या तो वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल पे रुकेगा या सीधा -3.4 पे जाएगा, बीच में कोई जगह नहीं है। तो उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो। अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे सिर्फ, तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिसीव करके वो जाएगा कहां पर? क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो अगले स्टेप पर तो पहुंच नहीं सकता और उसके नीचे इलेक्ट्रॉन हवा में रह नहीं सकता। दैट मीन्स कि इस केस में ये इलेक्ट्रॉन इस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, इसमें से कोई भी एनर्जी वो रिसीव नहीं करेगा। और तब हम कहेंगे कि ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ। मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इसका एटम के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कोलिजन तो होगा, लेकिन उस कोलिजन में ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कुछ भी फ्रैक्शन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आया था, उसी एनर्जी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आगे निकल गया, और इसी वजह से करंट इंक्रीज करती रहती है। तो ये डिप एक एक पॉइंट पर ही मिलेंगे आपको, और ये जो पॉइंट है जहां पर डिप कर रहे हैं, ये वही पॉइंट है जहां पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एग्जैक्टली उतनी एनर्जी है जितनी की एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाने के लिए चाहिए। सर हम्म सर ये बोल सकते हैं क्या, ये जो ग्राफ का पीक पॉइंट है ये वही टाइम होगा जब सर इलेक्ट्रॉन रिपेल होना स्टार्ट करेगा? नहीं नहीं, ग्राफ का पीक पॉइंट वो है, बता तो रहा हूँ। देखो, आप ऐसे समझो ना, हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन से समझा पाएंगे आपको। हाइड्रोजन के केस में हमको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर मिल जाए तो हम एक्साइटेशन स्टेट में जा सकते हैं, 1 से 2 में जा सकते हैं। तो जब ये वी नॉट की वैल्यू 10.2 वोल्ट होगी, जिस टाइम ये वी नॉट 10.2 वोल्ट होगा, उस टाइम ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। फिर अगला एक्साइटेशन क्या हो सकता है? 1 से 3 के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखो आप। हाइड्रोजन के केस में एनर्जी लेवल 1 और एनर्जी लेवल 3 के बीच का डिफरेंस, एनर्जी लेवल 3 होता है 1.51। डिफरेंस चेक करोगे अगर 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 के बीच का डिफरेंस आता है अराउंड 12.09 का। तो अगली बार ये जो वी नॉट है, जब ये 12.09 होगा, तो फिर अचानक से करंट डिक्रीज करेगी। मतलब हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट डिप 10.2 वोल्ट पर मिलेगा, अगला डिप 12.09 वोल्ट पर मिलेगा हाइड्रोजन के केस में। ये एक्चुअल ग्राफ है, क्योंकि फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ने जो ग्राफ किया था वो मरकरी को लेकर के किया है, तो उनके ग्राफ अलग आए हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन से मिला, और तब जाकर के बोर्स मॉडल को कंफर्म कर दिया गया कि हाँ, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी वैसे ही हो रहे हैं। तो ये पूरा जो भी आपको समझाया है यहाँ लिखा भी है, ताकि आप रीड कर लो इसको, अपने आप सेल्फ रीड करके समझ सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये लिखा है कि एक्सप्लेनेशन को ज्यादा विजुअलाइज करने के लिए आप ट्यूब को हाइड्रोजन से फिल करता हुआ मान लीजिए कि हाइड्रोजन है इंस्टेड ऑफ मरकरी, और ये पूरा प्रोसेस लिखा है। इसको आप एक बार रीड करोगे तो जो मैंने भी पीछे बोला है वही लिखा भी है, सो दैट कि रीड करके भी समझ सकते हो। और यहाँ पर ये चीज कही गई है, कोलिजन कब इन इलास्टिक होता है और कोलिजन कब इलास्टिक होता है, ये दोनों बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। इलास्टिक कोलिजन कब मानेंगे और इन इलास्टिक कोलिजन कब मानेंगे। सच अ कोलिजन विल बी इलास्टिक। कौन सा इलास्टिक कोलिजन कह रहे हैं? देखो, कौन सा? जब incoming electron cannot transfer energy to the atomic electron unless they have acquired energy of 10.2। जब तक 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं आ जाता, तब तक कोलिजन इलास्टिक कहा जाएगा। और जब 10.2 या उससे ज्यादा आ जाता है, एनर्जी की वैल्यू 10.2 या उससे ज्यादा हो गई, तब एक्साइटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, और तब आप उस कोलिजन को कहोगे इन इलास्टिक। तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ कोलिजन कैन एक्साइट द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2, ऑप्शन टिक करना होगा आपको इन इलास्टिक कोलिजन। आप यहाँ इन इलास्टिक का मतलब उससे मत लाना है। इन इलास्टिक का मतलब प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि मैकेनिक्स में कुछ लोग ये समझते हैं कि इन इलास्टिक मतलब बॉडीज स्टिक करे, तो वो वहां से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ बॉडी स्टिक तो हुई नहीं, तो इन इलास्टिक कैसे हो गया ये। तो एक्चुअल डेफिनेशन इन इलास्टिक की ये है ही नहीं कि बॉडी स्टिक करे। एक्चुअल डेफिनेशन इलास्टिक और इन इलास्टिक की काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन से है। अब इसका एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कई सारे।
तो इसमें पहला क्वेश्चन यहीं पर सामने एग्जांपल है, देखो। ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट इन अ पोटेशियम रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ दिस मच। अब सुनो ये क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 2 टू द ग्राउंड स्टेट यानी n इक्वल टू 1 में जो फोटोन निकल रहा है वो 770 नैनोमीटर का निकल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर पोटेशियम वेपर को फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता तो कौन से वोल्टेज पर आप पहला डिप मानते करंट में। यही क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, इसी तरीके के क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है। वो यहाँ पर पोटेशियम की जगह कुछ बदलते रहेंगे, कभी मरकरी डाल देंगे, कभी हाइड्रोजन डाल देंगे, कभी हीलियम डाल देंगे। तो लॉजिक इसका क्या है, अभी पीछे जो ग्राफ समझाया है कि डिप वहीं पर मिलते हैं जहां पर डिप, करंट का डिप उन्हीं पॉइंट्स पर मिलेगा जहां पर कैथोड और ग्रिड के बीच का वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिले E इंटू वी नॉट वाली, वो एनर्जी 1 और 2 लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो, या फिर 1 और 3 के बराबर हो, या फिर 1 और 4 के बराबर हो। मतलब किसी न किसी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर हो। तो पहली बात तो यहां पर अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें बाय द फॉर्मूला ऑफ Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा से, फोटोन वाला फॉर्मूला, तो H इंटू सी को हमने यहाँ पर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के बराबर किया, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू 770 नैनोमीटर, कैंसिल, और अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 77 करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा, 1.5 के आसपास मेरे ख्याल से। अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करके देख लो कितना बनता है, 1.6 1.6 के आसपास। तो ये 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब पहला डिप 1.6 वोल्ट पर आएगा। फर्स्ट डिप ऑफ करंट विल बी एट 1.6 वोल्ट। इतना ही सा क्वेश्चन होता है। अगर एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा, अब जिन लोगों ने बोर्ड की तैयारी की होगी मुझे नहीं पता, बट सीबीएसई बोर्ड में भी फ्रैंक और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का सिलेबस में तो है, मतलब क्लास 12th में भी है ये। तो क्वेश्चन ठीक है जी, क्वेश्चन टफ नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं आती है इसमें क्वेश्चन में, लेकिन ये कर तो तभी पाओगे जब आपको इस क्वेश्चन की मीनिंग पता हो कि इसमें क्या करना है मेरे को। ठीक है जी, आगे बढ़े अब, बोलो। यस सर। है ना, देखो तो ये, अब देखो यहाँ पर बताओ, एक और क्वेश्चन इसी तरीके है, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पे ही है ये। हाइड्रोजन के लिए अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट की जा रही है हाइड्रोजन के केस में, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट द इलेक्ट्रॉन हैव बीन एक्सेलरेटेड। अगर आपको फर्स्ट लाइन चाहिए बामर सीरीज की, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज में आप बताओगे एनर्जी कितना होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब ट्रांजिशन कहां से कहां तक होनी चाहिए, 10 = 3 से 2 तक। तो 3 से 2, इसमें बताओ कितना एनर्जी डिफरेंस होता है। 3 और 2 के बीच का एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन के केस में कितना होता है। और मैंने इसीलिए कहा था आपसे कि कम से कम 5 एनर्जी लेवल्स को आप याद रखो। -13.6 वन वाले का, -3.4 दूसरे वाले का, -1.51 तीसरे वाले का, -0.84। कम से कम 4 तो याद ही कर ले आप, वरना बार बार कैलकुलेशन में लगे रहोगे। एटलीस्ट 4। तो 3 से 2 का एनर्जी डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लो। 3 और 2 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू है, दैट मीन 3.4 सब माइनस 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब वोल्टेज चाहिए होगा आपको कितना। वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 1.89 वोल्ट। बस इतना ही आंसर है इसका कि 1.89 वोल्ट से एक्सेलरेट करें। नेक्स्ट, एटॉमिक एक्साइटेशन को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान देना। ये आपको दोनों सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा, क्योंकि फिजिक्स में यहाँ पर जो चीजें आएंगी थोड़ा सा मैकेनिक्स का टच है। तो एटॉमिक एक्साइटेशन मतलब हाउ द एटम एब्जॉर्ब एंड एमिट एनर्जी, ये प्रोसेस हुआ। इसमें 2 तरीके बताए गए हैं। एटॉमिक एक्साइटेशन के 2 तरीके हैं, 2 मेन वेज में। एक है पहला आपके लिए जिसमें होता है कोलिजन विद द अनदर पार्टिकल। एटॉमिक एक्साइटेशन करने के 2 रास्ते हैं, एक कोलिजन और दूसरा भी आगे पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहीं पर ना न्यूमेरिकल आंसर है, ध्यान देना कि अगर एक पार्टिकल के कोलाइड करने की वजह से कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो इसका लॉजिक क्या कह रहे हैं, पार्ट ऑफ देयर ज्वाइंट काइनेटिक एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द एटम।
मतलब कि सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी एक्साइटेशन एनर्जी में जाएगी, पार्ट ऑफ देयर ज्वाइंट काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एटम। इसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल है, उसको देखो आप तो बेटर तरीके से समझ पाओगे ऊपर जो लाइन लिखी गई है उसका मतलब क्या है। नीचे वाली लाइन में एक हाइड्रोजन एटम है, मूविंग हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर, हेड ऑन कोलिजन दिया जा रहा है। दूसरा स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, वो भी ग्राउंड स्टेट पर है, वो स्टेशनरी है, एक मूव कर रहा है, एक स्टेशनरी है दोनों। मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग एटम विच विल एक्साइट एट लीस्ट वन एटम ड्यूरिंग द कोलिजन। कैसे करेंगे देखो इसको, थोड़ा सा मैकेनिक्स का टच लगाइए इसमें, का स्लाइट मैकेनिक्स आएगी इसमें हल्की से, वो भी बहुत बेसिक लेवल की। कि एक हाइड्रोजन एटम, मान लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू k है, सपोज काइनेटिक एनर्जी इसका k मान लो। तो एक हाइड्रोजन एटम जिसकी काइनेटिक एनर्जी k, ठीक है जी, ये मूव कर रहा है और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दूसरा हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पे है। इन दोनों के बीच हेड ऑन कोलिजन हुआ, तो ये जस्ट बिफोर कोलिजन वाली कंडीशन हुई। अब आप जैसे मैकेनिक्स में करते हो वैसे करो कि दोनों हाइड्रोजन एटम जब आपस में कोलाइड करेंगे तो जस्ट आफ्टर कोलिजन हम ये मान लेते हैं कि इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटीज आएंगी, एक की v1 वेलोसिटी आ जाएगी, एक की v2 वेलोसिटी आ जाएगी। तो क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम है तो हम इनको सेम मासेस मान सकते हैं, m और m मान सकते हैं इनको। अब देखो आपको यूज करना है द पार्ट ऑफ देयर ज्वाइंट काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का, जिसको मैकेनिक्स में कोलिजन वाले चैप्टर में हम लोगों ने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कहा था। और इसका एक रिजल्ट हेड ऑन कोलिजन के लिए आपको बताया गया था कि जब दो बॉडी हेड ऑन कोलिजन करती हैं तो जो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव्ड है मैकेनिक्स में इनटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर एंड टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर। e is the coefficient of restitution। याद है कुछ ये चीजें? याद नहीं याद है तो फिर पूरा इसको फिर पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें यस पूरी। सर, याद है। याद है अरे सर। याद है। यस सर याद है। तो ये सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी, हाँ इधर ज्वाइंट मतलब सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, मतलब सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की जो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी है उनका डिफरेंस, जिसको मैकेनिक्स में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से पढ़ा जाता है। अगर ये चीज एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर है, ये चीज आपकी डेल्टा ई के बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के ये एक्साइटेशन प्रोसेस होगा। और इस कोलिजन को क्या कहेंगे, इलास्टिक या इनइलास्टिक? अभी पीछे फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में ये बोला गया आपसे कि अगर कोलिजन की वजह से एक्साइटेशन हो रहा है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, तभी एक्साइटेशन एनर्जी में जाओगे। यानी सिस्टम की जब काइनेटिक एनर्जी ही चेंज हो रही है, ज्वाइंट काइनेटिक एनर्जी एटम ने एब्जॉर्ब कर ली, इनइलास्टिक। हाँ ना, हाँ बिल्कुल, नाम में लिखा है कि ज्वाइंट काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी गई है एटम में, तो काइनेटिक एनर्जी तो रिड्यूस हुआ ना फिर। और काइनेटिक एनर्जी अगर कोलिजन में रिड्यूस कर गया है तो ये इलास्टिक कोलिजन तो हुआ नहीं, फिर इसको कहा जाएगा ये इन इलास्टिक कोलिजन। सर इलास्टिक में वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है ना? बच्चा फिर गड़बड़ कर रहे हो आप यहाँ पर। हाँ अगर आप वो वाली बात कर रहे हो मैकेनिक्स वाली, क्योंकि ये सेम मासेस वाले बॉडीज हैं, सेम मासेस वाली बॉडीज में अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब इसके आगे क्या करेंगे ना, देखो तो m1 m2 तो दोनों बराबर ही हैं यहाँ पर, तो उनको रिप्लेस कर देंगे, तो इट इज हाफ, ये सब दोनों को m मान लेंगे तो ये m/2 हो जाएगा। और u1 माइनस u2 में u2 जीरो है हमारे लिए, और u1 की वैल्यू कुछ होगी u1 स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर डेल्टा ई। और एक्चुअली हमको ये m u1 स्क्वायर बाय 2 पूरा निकालना में काइनेटिक एनर्जी ही पूछी गई है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो इक्वल टू डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि मिनिमम बताओ कितनी होगी, मिनिमम।
तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपको मिनिमम चाहिए तो न्यूमरेटर में डेल्टा ई की वैल्यू मिनिमम करनी होगी और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू को मैक्सिमम करना होगा। और डेल्टा ई की मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी, हाइड्रोजन के केस में मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी वो तभी हो सकती है जब एक्साइटेशन की जो स्टेट हो वो 1 से 2 की तरफ जाए। आप इलेक्ट्रॉन को अगर 1 स्टेट से 2 स्टेट पे लेके जा रहे हो तो यही मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी है जिसकी वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो न्यूमरेटर में हम पुट करेंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 माइनस ई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है जब आप ई को 0 पुट कर दें, ई इक्वल टू 0 ले लें इसको मिनिमम वैल्यू। और कुल मिलाकर के यहाँ से जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो है 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है ये चीज बोले? यस सर। ठीक है ना, चलिए आगे देखो अगला कैसे करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करने जा रहा हूँ और देखें आपका लॉजिक क्या करता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन, डिफिकल्ट इसलिए है कि ये इस मॉडर्न फिजिक्स का पहला ऐसा पोर्शन है जहां पर मैकेनिक्स भी टच हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को एक नया प्रॉब्लम दे रहे हैं। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू k है, मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी। दूसरा हाइड्रोजन एटम हमारा रेस्ट पे मानते हैं और अब हम कोलिजन हेड ऑन की बजाय कोलिजन 2 डायमेंशन वाला लेते हैं। हेड ऑन कोलिजन की बजाय 2 डायमेंशन, कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो मैकेनिक्स का वो प्रिंसिपल फॉलो कर लेंगे। हम जरा कलर चेंज कर देते हैं इसको समझने के लिए। दूसरा हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे। तो जो पहला वाला एटम था उसके बारे में ये कहा जा रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी पहले लिख लेते हैं। उसकी वेलोसिटी v है, मान u है। पहला वाला हाइड्रोजन एटम कोलाइड करने के बाद अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से 90 डिग्री के एंगल पर u/3 वेलोसिटी से जा रहा है। पहला वाला हाइड्रोजन एटम कोलाइड करने के बाद अपने इनिशियल डायरेक्शन से u/3 एंगल पर जा रहा है। दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम कहाँ जाएगा ये आपको सोचना है। सेकंड हाइड्रोजन एटम की भी अपनी कुछ डायरेक्शन आएगी। मैकेनिक्स के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करके ये निकाल सकते हो कि सेकंड हाइड्रोजन एटम की क्या डायरेक्शन बनेगी और क्या स्पीड बनेगी। और इसके बाद क्वेश्चन ये है फाइंड यू मिनिमम फॉर एक्साइटेशन। फाइंड द यू मिनिमम फॉर एक्साइटेशन ऑफ एटलीस्ट वन एटम। तो इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करोगे ना, तो इसमें पहले मतलब पहला फेज जो क्वेश्चन का है फेज 1 वो आपका मैकेनिक्स का है जिसमें कोलिजन इन 2 डायमेंशन के कंसेप्ट लगाओ, फेज 1। उसके बाद हम बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो पहले कोलिजन इन 2 डायमेंशन की जो थ्योरी थी वो लगाओ कि इसमें हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए। मतलब एक्चुअली जो सेकंड वाला हाइड्रोजन एटम है इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, इसका अननोन डायरेक्शन है। तो पहले तो उसका अननोन डायरेक्शन है, अननोन वेलोसिटी सब कुछ है, अननोन डायरेक्शन और स्पीड। तो ये कैसे निकालोगे आप? पहले तो ये बताओ आप सेकंड हाइड्रोजन एटम की क्या वेलोसिटी आएगी, क्या डायरेक्शन होगा, ये चीज कैसे मालूम की जाएगी? पहले वाले हाइड्रोजन एटम के बारे में तो दे रखा है इन्होंने। तो पहला टारगेट आपका ये होगा मोमेंटम कंजर्वेशन का, जिसके अंदर हमको ये पता है कि मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट भी कंजर्व होना चाहिए कोलिजन इन 2 डायमेंशन में और मोमेंटम का वाई कंपोनेंट भी कंजर्व होना चाहिए कोलिजन इन 2 डायमेंशन में। तो कोलिजन से पहले अगर हम चेक करें कि एक्स डायमेंशन में और वाई डायमेंशन में क्या क्या मोमेंटम्स हैं, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन वो हम m इंटू यू लिख लेंगे और मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन की वैल्यू 0 मान लेंगे अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कह रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस। और ये कंजर्व होना चाहिए, यानी कि कोलिजन के बाद भी वाई डायरेक्शन में 0 मोमेंटम चाहिए आपको। कैसे पॉसिबल है ये चीज? जबकि अननोन वाला नीचे की तरफ भाई। हाँ, जबकि एक एटम ऊपर जा रहा है, एक एटम आपको साफ साफ कहा जा रहा है कि ये u/3 से ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब इस जो ब्लैक कलर से हाइड्रोजन एटम लिख रहा हूं उसमें तो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम आ चुका है ना, और जबकि आपको मोमेंटम वाई डायरेक्शन में चाहिए 0।
तो इसका मतलब दूसरा वाला जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास भी कुछ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए इसके पास वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी? U/3। U/3 मान लेते हैं। इसके पास भी वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी U/3 की, तभी मोमेंटम वाई डायरेक्शन में 0 होगा। और मतलब इसमें एक्चुअली लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। देखो हमने हाइड्रोजन ले रखा है, अगर इसको मैं इन जनरल बात करूं तो इसमें हो सकता है कि हाइड्रोजन की जगह दूसरा एटम भी यूज करें। मान लेते हैं हम हीलियम की बात कर लेते हैं, हीलियम प्लस है। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को ना जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। एक को हम m1 मास से डिनोट करेंगे और एक को हम m2 मास से डिनोट करेंगे, जनरलाइज कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये U/3 डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे हम, थोड़ा सा और जनरलाइज कर दे, वरना ऐसा ना हो कि आप गलत समझ जाओ इसको। एक्चुअली ये U/3 नहीं, मतलब एक्चुअल लॉजिक क्या है ना कि एक m1 मास अगर ऊपर U/3 से जा रहा है तो आप मैकेनिक्स का जनरलाइज लॉजिक लगा के बताओ कि यहाँ पर Vy की वैल्यू कैसे निकालोगे। वरना कुछ लोग ये समझ जाएंगे कि U/3 ही कंसेप्ट है। अब बताओ कैसे निकालेंगे। वाई डायरेक्शन का 0 मोमेंटम करने के लिए क्या इक्वेशन बनाओगे यहाँ पर? तो अब इक्वेशन आप ये बनाओगे वाई डायरेक्शन के लिए, m1 इंटू U/3 ऊपर की तरफ इक्वल टू m2 इंटू Vy। मतलब जितना पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का मोमेंटम है उतना ही नेगेटिव वाई डायरेक्शन का मोमेंटम जब हो जाएगा तो टोटल मोमेंटम वाई डायरेक्शन का 0 होगा, यानी कि वो कंजर्व हो जाएगा। तो बेसिकली Vy दोनों के मास रेशियो पे डिपेंड करेगा। इसको जनरलाइज वे में अगर बात करें तो ये m1/m2 मल्टीप्लाइड बाई U/3 लिखेंगे इन जनरल। ठीक है, मतलब हीलियम और हाइड्रोजन का भी कोलिजन मान सकते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा जनरलाइज ही करते हैं इसको। प्लस एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए। तो मास m1 के अंदर तो एक्स डायरेक्शन में 0 मीटर पर सेकंड है क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसका मतलब जो m2 वाला मास है उसमें कुछ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होनी चाहिए, और ताकि एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम भी कंजर्व हो तो एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम को कंजर्व करके जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी कोलिजन से पहले वाला, वो m1 इंटू यू लिख देते हैं उसको, और कोलिजन के बाद वाला यानी कि m2 इंटू वी एक्स। यहाँ से भी हम एक्स डायरेक्शन की भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी m1 बाय m2 मल्टीप्लाइड बाय u। ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ मैकेनिक्स का लॉजिक है ये। ठीक है, अब ऑन द स्पॉट क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास नहीं है कोई। अब इसके बाद फेज 2 पे आओगे। फेज 2 एक्साइटेशन वाला। एक्साइटेशन वाले स्टेट में आपकी थ्योरी कहती है कि जो ज्वाइंट काइनेटिक एनर्जी यानी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1u² माइनस कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी में हाफ m1 एक U/3 का स्क्वायर प्लस m2 मास के पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, तो हाफ m2 इंटू यहां पर लिखेंगे Vx² प्लस Vy²। और ये जो डिफरेंस आएगा सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में, इसकी वैल्यू डेल्टा E यानी कि एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, जो कि हाइड्रोजन के केस में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्वेश्चन हम ये भी कह सकते थे कि हीलियम और हाइड्रोजन का कोलिजन हुआ है और मुझे हीलियम को एक्साइट करना है, तो फिर डेल्टा E हम हीलियम के करस्पॉन्डिंग लेंगे। मुझे हाइड्रोजन को एक्साइट करना है तो फिर डेल्टा E हाइड्रोजन को लेना है। क्वेश्चन अगर कहता है कि कोलिजन कैसा हो ताकि दोनों ही एटम्स एक्साइट हो जाए, तो फिर डेल्टा E एक्साइटेशन जो होगा वो हीलियम की एक्साइटेशन एनर्जी प्लस हाइड्रोजन की एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर होगी। मतलब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही मालूम चलेगा कि हमको एक्साइटेशन किसका कराना है। हमारे लिए जो कंसेप्ट ये है कि आप मैकेनिक्स जिस तरीके से सॉल्व करते थे वैसे ही करो, मोमेंटम कंजर्व करा लो, और मोमेंटम कंजर्व करने के बाद कोलिजन के बाद जो स्पीड्स आए और कोलिजन के पहले की जो स्पीड है उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग जब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें, डिफरेंस निकाल दें और उसको क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग जितनी एक्साइटेशन करानी है उस एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल पुट कर दें, और बाद में ये कह देंगे कि ये कोलिजन इन इलास्टिक हुआ है अगर ये एक्साइटेशन हो रहा है तो। अगर एक्साइटेशन नहीं हो रहा तो फिर हम कोलिजन को इलास्टिक नाम देंगे वहां पर।
लॉजिक क्लियर हुआ अभी, या कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। थोड़ा मैकेनिक्स ही है, मतलब ऑलमोस्ट मैकेनिक्स से 20% मॉडर्न फिजिक्स है इसमें। भाई पिछले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं थी बिकॉज वो हेड ऑन कोलिजन था, तो हेड ऑन कोलिजन आपको वैसे भी पता है सबसे आसान कोलिजन होता है। ऑब्लिक कोलिजन हो जाए, 2 डायमेंशनल कोलिजन हो जाए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पर कोलिजन इन्वॉल्व है, तो मतलब मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का कॉम्बो ऑफर, मतलब जो कॉम्बिनेशन चल रहा है यहाँ पर। तो जो जो वर्किंग थ्योरी कोलिजन में पढ़ाई गई है वो सब यहाँ पर यूज करो। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड ऑल, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालिए, एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर पुट कर दें। डन है सर यस पूछो भाई। सर मेरा ये डाउट था कि जैसे बोहर ने तो अपना जो थ्योरी दी थी तो वो उस हिसाब से दी थी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के हिसाब से, जैसे हाइड्रोजन है। एंड जो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है सर, वो तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, जैसे कि मर्क्यूरी में था। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो एक्चुअली मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में भी तो एनर्जी लेवल्स हैं, बाद में वो तो प्रूफ नहीं हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी तो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स में भी आ गया ना, एनर्जी लेवल, सब शेल्स और ये सब बाद में तो प्रूफ होने लगे ना सब चीजें। मतलब फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट है ये जनरलाइज कंसेप्ट है एक्चुअली। तो बोर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए दे रहे थे, बट ये उन्होंने कहा कि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एटम में भी क्वांटाइजेशन रूल्स हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में आप बाद में पढ़ते हो, जो मॉडिफाई हुए। भाई याद करें, पहले तो आप बेसिक पढ़ते थे 1 2 3 4 वाला, फिर उसके बाद एसपीडीएफ थ्योरीज आई, तो उसके बाद सबसेल्स, ऑर्बिटल्स और दुनिया भर की थ्योरीज डेवलप होती गई ना फिर। तो क्वांटाइजेशन एक्चुअली आगे है, और तभी तो पूरा मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक अलग यूनिट बना दिया गया क्वांटम फिजिक्स करके। ठीक है, एनीवे एक और क्वेश्चन है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद हाइड्रोजन एटम। देखिए यहाँ पर कोलिजन है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम का, ये बदलता रहेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, कहीं प्रोटॉन जाके कोलाइड कर रहा होगा, कहीं कोई और एटम आके कोलाइड कर रहा होगा, कोलिजन होना चाहिए। और उसको एक्साइट कर दिया गया है n=3 पे। तो हाउ मच एनर्जी वाज गिवन टू द हाइड्रोजन एटम इन दिस इन इलास्टिक। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्साइटेशन हो रहा है, इसका मतलब इन इलास्टिक कोलिजन है ये आसान क्वेश्चन सा है, क्योंकि अगर आप 3 तक एक्साइट कर रहे हो तो इसका सीधा सीधा आंसर है 12.1। 12.1 कहाँ से आंसर आ रहा है? क्योंकि आपको जो एनर्जी दी गई होगी वो थर्ड स्टेट और फर्स्ट स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस निकाल दो हाइड्रोजन के केस में। और अभी पीछे निकाला था इसको हम लोगों ने, इसकी एनर्जी के डिफरेंस को पीछे कैलकुलेट किया था, वो मेरे ख्याल से 12.09 आया था ना, तो इसी को अप्रोक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा गया है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आया होगा। ये एक मैकेनिज्म हुआ। एक और है, एक और क्वेश्चन इसी सीरीज के ऊपर है कि 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन अगर हम बम्बार्ड कर रहे हैं गैसियस हाइड्रोजन में, ये फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के ऊपर आ गया। 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन अगर आप गैसियस हाइड्रोजन, गैसियस स्टेट जहां पर भी आप समझ जाना कि ये फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में चले गए, क्योंकि वहीं पर गैसियस स्टेज ली गई है। तो व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड। अब ये बताओ 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब इलेक्ट्रॉन है तो इससे एक्साइटेशन कहां कहां तक हो सकती है? क्या इससे 1 से 2 की एक्साइटेशन हो सकती है, जिसके लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है? क्या इससे 1 से 3 की एक्साइटेशन हो सकती है, जहां पर मेरे ख्याल से 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए? क्या इससे 1 से 4 की एक्साइटेशन हो सकती है, जिसमें 1 और 4 के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो है वो 13.6 माइनस 0.85 जो कि अराउंड 12.75 है? क्या इससे 1 से 5 की एक्साइटेशन हो सकती है? तो जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे ना, तो 1 से 2 का एक्साइटेशन करने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन के पास उससे ज्यादा एनर्जी है, 12.09 से भी ज्यादा है, 12.79 से भी ज्यादा है, 75 से। 1 और 5 के बीच का जब एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो ये थोड़ा सा अलग आएगा एक्चुअली। 1 और 5 के बीच की एनर्जी डिफरेंस हो जाएगी 13.6 माइनस 0.85 डिवाइडेड बाय 25। ये अब आपको देख लो, अगर ये वैल्यू 13 के आसपास है, 13 से ज्यादा है या कम है? 13.05। ज्यादा है ना, मतलब उससे। यस सर। तो इसका मतलब कंफर्म कर लेना एक बार, ये मोर देन 13 है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आप उस गैस में डाल रहे हो,
इससे एक्साइटेशन जो होंगी, क्योंकि जो एक्साइटेशन होंगी वहीं से डी एक्साइटेशन भी होती है। डी एक्साइटेशन के लिए पहले एक्साइटेशन चाहिए, क्योंकि थ्योरी ये कहती है कि पहले एक्साइटेशन करिए और 10⁻⁻8 सेकंड्स के बाद वही एटम फिर से डी एक्साइट हो जाएगा। तो जिन स्टेट्स में एक्साइटेशन होगी उन्हीं स्टेट से डी एक्साइटेशंस भी आएंगी। तो एक्साइटेशन तो 1 से 2, देखिए एक्साइटेशन जो होंगी वो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 होंगी, लेकिन जो डी एक्साइटेशंस होंगी वो ज्यादा होंगी, क्योंकि डी एक्साइटेशन में कई सारे लेवल्स आ गए हैं। और कौन कौन से होंगे एक बार देखो, डी एक्साइटेशन कई सारी होंगी इसमें से, और कई सारी होने का रीजन भाई 1, 2, 3, 4 मतलब इलेक्ट्रॉन सब जगह एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, और हाईएस्ट स्टेट 4 है उसका, हाईएस्ट स्टेट 4। तो पॉसिबल डी एक्साइटेशंस क्या क्या हैं? 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, 3 से 2, 3 से 1, 2 to 1, ये पॉसिबल है। मतलब टोटल 6 लाइंस बनेगी डी एक्साइटेशंस में, वही NC2 वाला फॉर्मूले से। इनमें से बामर सीरीज की कौन कौन सी हैं? इसमें से जो बामर सीरीज की लाइंस हैं, क्योंकि पूछा वही गया है कि बामर सीरीज नहीं, सॉरी, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी एमिटेड। तो सीरीज कौन सी मिलेगी आपको? क्या लाइमन सीरीज मिल रही है, कि बामर सीरीज मिल रही है, कि पास्टन सीरीज मिल रही है, कि फंड सीरीज मिल रही है, कि ब्रैकेट सीरीज मिल रही है? कौन सी सीरीज मिल रही है हमें? तो एक पॉसिबल डी एक्साइटेशन 2 से 1 का है, मतलब लाइमन सीरीज है। सर लाइमन बामर ये भी लाइमन है। जो भी 1 पे आ रहे हैं वो सब लाइमन सीरीज के मेंबर्स हैं। जो 2 तक आ रहे हैं वो सब बामर सीरीज के मेंबर्स हैं। 2 बामर सीरीज, 3 लाइमन सीरीज, और 4 से 3 वाला ट्रांजिशन जो है वो कौन सी सीरीज का मेंबर हो गया? पास्टन सीरीज के होगी। पाशन। तो 3 सीरीज मिल रही हैं। तो वही पूछना चाह रहे हैं वो कौन कौन सी सीरीज वापस मिलेंगी आपको? तो लाइमन सीरीज के 3 मेंबर, बामर सीरीज के 2 मेंबर, और पास्टन सीरीज के 1 मेंबर की वैल्यू मिलेगी। अब अगर ये पूछ ले कि इनकी क्या वेवलेंथ होंगी, कितनी कितनी वेवलेंथ की होंगे ये, तो वो आप वेवलेंथ निकालने के लिए फिर आप लैम्डा का वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंस ऑफ एनर्जी और डिवाइडेड बाय, मतलब HC बाय लैम्डा वाला कंसेप्ट, H इंटू सी अपॉन लैम्डा वाला। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, HC डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एनर्जी। तो 6 वेवलेंथ्स आएंगे, ध्यान दीजिएगा इसका, 6 वेवलेंथ्स का ध्यान देना। इसके आगे भी करें या आप इसको मतलब मैनेज कर लोगे इसके आगे से, कि वो 6 वेवलेंथ्स कैलकुलेट कैसे करोगे? यस सर हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। है ना, ये सब जो डिफरेंसेस होंगे उन डिफरेंसेस को आप पुट करते जाना और आपका आंसर आता जाएगा। 6 वेवलेंथ्स कौन कौन सी आएंगी इसमें से। और बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस क्या होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को फोटो इलेक्ट्रिक से मर्ज करते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये सब कुछ हुआ, अभी देखो इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर दे, तो मान लीजिए क्वेश्चन कह दें कि जो ट्रांजिशन 3 से 1 हुआ, जब 3 से 1 ट्रांजिशन हुआ तो एक फोटोन निकला, तो हम हो सकता है उस फोटोन को ले जाकर के किसी मेटल के ऊपर गिरा दें और वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ले। तो क्योंकि क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशंस होंगी, अब इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो बहुत केयरफुली और एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए होंगे मॉडर्न फिजिक्स में। एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ये 4 एनर्जी लेवल तो मतलब याद ही कर लें आप, ज्यादा अच्छा होगा, और क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज है। चलिए दूसरा मैकेनिज्म देखो, सेकंड मैकेनिज्म भी कंप्लीट कर दें इसको भी। दूसरा जो अनदर एक्साइटेशन मैकेनिज्म है वो है फोटोन को एब्जॉर्ब करके, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल दें। फोटोन डाल दीजिए एटम के ऊपर, लेकिन उस फोटोन की एनर्जी जस्ट द राइट अमाउंट होनी चाहिए, मतलब ना ज्यादा ना कम। फोटोन एग्जैक्ट एनर्जी का चाहिए होता है। अब पहला फिगर, फर्स्ट फिगर बेसिकली डी एक्साइटेशन का है, और दूसरा फिगर एक्साइटेशन का है कि 2 से 1 में n इक्वल टू 2 वाला इलेक्ट्रॉन जब n इक्वल टू 1 पे आता है, मतलब डी एक्साइट होता है, तो जो फोटोन निकलता है वो 121.7 नैनोमीटर का निकलता है, और ये कैलकुलेशन वहीं से होती है, HC 1240 और डिवाइडेड बाय डेल्टा E 10.2। इसको अगर आप कैलकुलेटर से करके देखोगे ना, 1240 डिवाइडेड बाय 10.2 की वैल्यू आप एक बार करो कैलकुलेट, देखो कितनी आती है नैनोमीटर में, क्या आती है वैल्यू इसकी। 1240 डिवाइडेड बाय 10.2, और लगभग इतनी ही आएगी, 121 के आसपास ही आएगी।
ठीक है, वो वेरीफाई कर लेना इसको कैलकुलेट करके। आ रहा है इतना कुछ 121 के आसपास आ रहा है ये 1240 डिवाइडेड बाय 10.2 करें अगर तो यस सर 121 एग्जैक्टली 121.7 है या लमसम इसके आसपास है कहीं पर हम लोग सो 121.56 6 के आसपास मान लेते। चलिए कोई बात नहीं, तो वो क्योंकि HC एग्जैक्टली 1240 नहीं है, वो तो हम अपने कैलकुलेशंस में ले लेते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम जल्दी जल्दी होने लगे। भाई हम तो ऑब्जेक्टिव पेपर को माइंड में रख के चल रहे हैं कि हमें ऑप्शन चूज करने हैं वहां जाकर के। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑप्शन एक 121.6 होगा और एक 121.7 होगा, इतने क्लोज ऑप्शंस कभी नहीं आते। तो अगर मेरा 121.6 है और ऑप्शन 121.7 है तो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे इसमें। चलिए, अब इनका ये कहना है कि इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दीजिए। इसका मतलब अगर आप 121.6 या 121.7 नैनोमीटर का फोटोन डालोगे तो n=1 वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के n=2 पे चला जाएगा, एक्साइटेशन स्टेट हो जाएगी। मतलब दो स्टेट्स के बीच डी एक्साइटेशन से जो फोटोन निकलता है आप उसी को रिवर्स कर दे, फोटोन एमिशन की बजाय फोटोन इंसिडेंस करा दो, तो वो अपना एक्साइटेशन प्रोसेस हो जाएगा। इसके ऊपर भी एक एग्जांपल दिखाते हैं। अच्छा एक मिनट, ये तो है मोनोक्रोमेटिक, सॉरी, ये जो फोटोन डाल रहे हो आप, ये फोटोन सिंगल मोनोक्रोमेटिक जिसको ऑप्टिक्स में कहा जाता है, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी। अगर व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं इसकी जगह, क्वेश्चंस में ऐसे भी आते हैं कि आप एक गैसियस हाइड्रोजन पे व्हाइट लाइट डाल दो, तो व्हाइट लाइट क्योंकि इसमें सारे कलर्स होते हैं, कई सारी वेवलेंथ्स होती हैं, इसमें ग्रीन कलर भी है मान लो, रेड कलर भी होगा, वॉयलेट भी होगा, स्पेक्ट्रम होता है पूरा विजिबल लाइट का, तो कई सारे कलर्स होते हैं। तो इनमें से वो वाला कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा जिस कलर के वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फोटोन की एनर्जी इक्वल टू द एक्साइटेशन एनर्जी होगी। फिगर में बस ये रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल फिगर नहीं है, पहले बता दूं आपको, ये मैंने जस्ट एक ऐसे दिखा दिया है। ये 4 वेवलेंथ दिखाई हैं जिसमें से कि बाद में 3 दिखाई जा रही है। मतलब ये जो गैस होती है, ये गैस 3 वेवलेंथ्स को तो अलाउ कर देगी जाने के लिए, और हो सकता है किसी एक वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर ले। तो ये कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आपको हो सकता है व्हाइट लाइट की जगह यहाँ पर क्वेश्चन जब फ्रेम किया जाए तो क्वेश्चन में रेंज ऑफ वेवलेंथ दे दी जाए। जैसे कि व्हाइट लाइट की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज होती है 380 नैनोमीटर से लेकर के और लमसम 780 नैनोमीटर के आसपास, ये व्हाइट लाइट के वेवलेंथ की रेंज है। तो क्वेश्चन फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि तुमको एक रेंज ऑफ वेवलेंथ दे दिया गया कि हमने 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर की रेंज के अंदर जितनी वेवलेंथ आती हैं उन सारी वेवलेंथ को हाइड्रोजन की गैस पे डाल दिया। इनमें से कौन कौन सी वेवलेंथ ट्रांसमिशन में मिसिंग होंगी, विच वेवलेंथ्स आर एब्सेंट इन द ट्रांसमिटेड पार्ट। तो ट्रांसमिशन में एब्सेंट होने का मतलब ये होता है कि उस हाइड्रोजन ने उन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, और एब्जॉर्ब हम उन्हीं वेवलेंथ्स को करेंगे जिन वेवलेंथ्स के करस्पॉन्डिंग फोटोन की एनर्जी किसी भी दो एनर्जी लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो, चाहे 1 और 2 के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो, चाहे 2 और 3 के बराबर हो, चाहे 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4। तो इसके पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। photons of those wavelengths that correspond to the transition between the energy levels are absorbed. For example, ये जो रेंज मैंने दी है 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर की, इस रेंज के अंदर कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी, ये कैसे पता लगाएंगे? मान लो यही क्वेश्चन कहते हैं कि फाइंड लैम्डा, मान लो यही क्वेश्चन है, फाइंड लैम्डा इन रेंज ऑफ 380 नैनोमीटर से और 780 नैनोमीटर। मैं ये सैंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ये रेंज बढ़ा भी सकते हैं, रेंज छोटी भी दे सकते हैं, क्वेश्चन में बड़ी रेंज भी दे सकते हैं, छोटी रेंज भी दे सकते हैं। तो फाइंड लैम्डा इन द रेंज ऑफ दिस विच आर एब्जॉर्ब्ड, स्पेलिंग देख लेना, व्हेन पासेस थ्रू हाइड्रोजन, वो भी ग्राउंड स्टेट वाला। तो ये कैसे पता लगा वो जानते हो?
तरीका सही क्या होगा, कम टाइम के अंदर और सब कुछ मेरा आंसर है, क्योंकि रेंज बड़ी भी हो सकती है, रेंज छोटी भी हो सकती है। तो जो रेंज है ना, उस रेंज के करस्पॉन्डिंग आपका टारगेट ये होगा कि जो आपका रेंज है, रेंज ऑफ लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आप रेंज ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करो, रेंज ऑफ ई। और कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे, एनर्जी बराबर एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये लगाएंगे। और एच सी को 1240, एच सी की वैल्यू 1240 ले, तो 1240 और लैम्डा की जो रेंज है, एक बार 380 रख दो, एक बार 780 रख दो, तो 1240 डिवाइडेड बाई 780 करेंगे तो ये अराउंड 1.59 के आसपास आता है, 1.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और 1240 डिवाइडेड बाई 380 करोगे तो ये वैल्यू अराउंड आती है 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये हमारे पास रेंज ऑफ एनर्जी है, मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये रेंज ऑफ एनर्जी है, मतलब दिस इज द रेंज ऑफ फोटोन एनर्जी। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इस रेंज के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू है जो हाइड्रोजन के केस में एक्साइटेशन कर पाए? हाइड्रोजन के केस में मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी हाइड्रोजन की कितनी है? 10.2। वो तो इस रेंज में ही नहीं है। दैट मीन्स कि अगर हम व्हाइट लाइट को हाइड्रोजन पे डालेंगे, देखिए यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर कोई और गैस है, या हाइड्रोजन गैस भी है मान लीजिए, तो हो सकता है कि इसमें, तो 1.59 से लेकर के और 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की जो कुछ एनर्जीज हैं, ये ग्राउंड स्टेट से तो एक्साइटेशन नहीं करा सकते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अभी? है ना? हाँ, अगर मान लो ये गैस हाइड्रोजन की बजाय किसी और का होता, मान लीजिए लिथियम का होता, लिथियम प्लस प्लस का होता, तो सपोज करो लिथियम का होता, Li प्लस प्लस का गैस होता ये, तो अब Li प्लस प्लस की एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है मिनिमम? देखिए मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी हाइड्रोजन के केस में है 10.2 मिनिमम, इससे नीचे के फोटोन का कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसमें 9 मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, हीलियम प्लस पे जाओगे, नहीं मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें? एनर्जी जो होती है मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई होगा। हाँ, मतलब जेड स्क्वायर पे डिपेंड करता है कि 1 अपॉन जेड स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यही क्वेश्चन है ना एक्चुअली एनर्जी जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर। हाँ, तो इनटू, और तो ये तो वैल्यू बढ़ेगी ना, इसका मतलब यस सर। हीलियम के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40.8 कम से कम होना चाहिए। Li प्लस प्लस के लिए इसमें 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90 और वहां पर 91.8 हो जाएगा मेरे ख्याल से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें। तो ये मैंने जस्ट एक सैंपल एग्जांपल लिया है। हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि जो हाइड्रोजन था वो ग्राउंड स्टेट पे नहीं था, मान लीजिए, मतलब जिस गैस में से आपने व्हाइट लाइट को पास किया है उस गैस में हाइड्रोजन जो है वो पहले से ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, पहले से ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू 2 लेवल पर हैं पहले से ही। तो क्या ये व्हाइट लाइट अब कोई एक्साइटेशन कर सकती है? यस सर। तो कहां तक? 2 से 3 जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2 से 3 जाने के लिए 1.89। 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 से 3 जाने के लिए कितना चाहिए? 2 से 4, सॉरी 2 से 4, मतलब कि 3.4 और 0.85 का डिफरेंस, यानी कि 2.55। सर 2.35। 2.55 आएगा, 55 यस सर। यस सर 55 है ना? एक बार आर्काइव लगाना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तब तुमको मेरी बातें समझ में आएंगी कि जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो बेसिकली सब इसी तरीके से, क्या 2 से 5 तक भी जा सकते हैं? अब आपको 5वें लेवल की एनर्जी पता होनी चाहिए, है ना? ये प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में, ये जरूर प्रॉब्लम आती है कि हम कहाँ तक देखेंगे, मतलब ये कैसे पता लगाओगे कि कहाँ तक एक्साइटेशन हो सकती है? सर 2.85 डिफरेंस। 2.85 5वें तक, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि ये सब रेंज के अंदर है। ये 1.89 नहीं, 1.89 भी रेंज के अंदर है,
2.55 भी रेंज के अंदर है, 2.85 भी रेंज के अंदर है। तो इसका मतलब अगर हम व्हाइट लाइट को हाइड्रोजन गैस से पास करें और वो हाइड्रोजन गैस अगर ग्राउंड स्टेट पे है, तब तो कोई एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से अगले स्टेट पे जाने के लिए कम से कम 10.2 चाहिए, वो रेंज में नहीं है। लेकिन अगर हम व्हाइट लाइट को हाइड्रोजन गैस से पास करें जो ऑलरेडी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे है, तो ये व्हाइट लाइट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को ले जा सकता है, क्योंकि जो एनर्जीज रिक्वायर्ड हैं वो हमारे रेंज के अंदर हैं। और कहां तक ले जा सकते हैं, अब ये क्वेश्चन अपने आप में कैलकुलेट करने के लिए है। अब आपको देखना पड़ेगा कहां तक जा सकते हैं हम। तो n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 7, अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से होगा। एक एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं। ये एग्जांपल इसी बात को समझने के लिए है। क्या होगा बताइए। पहला, फोटोन ऑफ एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स इन इलास्टिकली विद द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ये दिया जाएगा तुमको। ये क्वेश्चन में हमेशा दिया जाता है कि जो एटम है वो पहले से कौन सी स्टेट में। और उसके बाद कह रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल ऑफ फ्यू माइक्रोसेकंड्स अनदर फोटोन ऑफ एनर्जी इतना कोलाइड्स इन इलास्टिकली। और ये ऑलरेडी जेई का ही क्वेश्चन है, पहले बता दूं आपको, जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर का। क्या इस लाइन का कोई रेलेवेंस है कि ये जो कुछ माइक्रो सेकंड्स के बाद कह रहे हैं ये? सर वो डी एक्साइट कर चुका होगा। हाँ, यहाँ पर इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि थ्योरी की एक एक लाइन को समझो, क्योंकि आप तो नहीं पढ़ोगे लेकिन जेई वाले पढ़ते हैं पूरा, वो हर एक लाइन को समझते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट है वो परमानेंट स्टेट नहीं है, वो 10 टू द पावर -8 सेकंड्स में खत्म हो जाती है और उसके बाद वापस हम ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। भाई हम लोग भले चैप्टर को फॉर्मूले में कन्वर्ट करके पढ़ लें कि बस फॉर्मूला याद कर लें, लेकिन जेई को तो पता है ना यार कंसेप्ट्स क्या हैं उनके। तो ये जो लाइन दिखी गई ना कि पहली बात तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन इलास्टिकली कोलाइड हुआ है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन से हाइड्रोजन जो पहले से ग्राउंड स्टेट पे था उसका क्या होगा? सेकंड स्टेट में चला जाएगा, n इक्वल टू 2 पे चला जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसका n इक्वल टू 1 स्टेट पे था, खुद ही कह रहे हैं वो। ठीक है ना, खुद कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 स्टेट पर है। उसके बाद कह रहे हैं कि आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन डाल रहे हो इसके ऊपर, HF वाला। तो नेचुरल से बात है ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा वहां पर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो जो टाइम दे रखा है ना, वो टाइम सिर्फ इतना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टे करता है फॉर 10 टू द पावर -8 सेकेंड्स ओनली। इसके बाद स्टे नहीं करता है, इसके बाद वो वापस नीचे आ जाता है। इसका मतलब जो अगला फोटोन डाल रहे हो, नेक्स्ट फोटोन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, उस समय एटम कौन सी स्टेट पर आ चुका है? जब अगला वाला फोटोन डाल रहे हैं 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो एटम कौन सी स्टेट पर आ चुका है अभी? क्या ये मतलब ये फिर से ग्राउंड लेवल आ चुका है ना इसका, क्योंकि पहले वाले फोटोन से तो एक्साइट हुआ था, n इक्वल टू 2 पे गया था इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगला फोटोन कुछ देर के बाद डालने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड पे है, इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड पे है। ठीक है, बोलिए। तो अब इससे क्या होगा यार? इससे क्या होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद जानते हो कहां चले जाएगा? इन्फिनिटी पर, n इक्वल टू इन्फिनिटी पर तो एनर्जी 0 होती है, मतलब इन्फिनिटी तक जाने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो सिर्फ 13.6 चाहिए। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम इन्फिनिटी वाले पर एक्साइट हो जाएंगे, और इन्फिनिटी पर एक्साइट होने का मतलब आयनाइज हो गए। अब बताओ इसके ऑप्शंस क्या होंगे यार? कोई डिटेक्टर है, उस डिटेक्टर को क्या क्या दिखेगा? पहला वाला जब फोटोन डाला था आपने, पहला वाला फोटोन, तो उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद वो फिर डी एक्साइट हो गया, और जब वो डी एक्साइट होगा तो फिर वो फोटोन निकालेगा। इस फिगर को देखो आप,
अगर आपने किसी फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, एक वेवलेंथ हमने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन उसको आप री रेडिएट भी करोगे, फिर से निकालोगे उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि खा गए फोटोन को तो खा ही गए, नहीं, फोटोन खाए हो तो अब उसको निकालो भी, री रेडिएट करें उसको। यानी कि पहले वाले केस में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को मिला, लेकिन 10 टू द पावर -8 सेकेंड्स के बाद वापस वो फोटोन आ जाएगा आपके पास, फिर से आपके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकल करके आएगा, री रेडिएट होगा ये। और दूसरे वाले 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन के साथ, दूसरे वाले 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन के साथ उस फोटोन को हम लोगों ने परमानेंटली एब्जॉर्ब कर लिया है और एटम आयनाइज हो चुका है। तो क्या आयनाइज होने के बाद भी हम री रेडिएट करेंगे? नो सर। आयनाइज होने के बाद तो अब, हाँ, आयनाइज होने के बाद डी एक्साइटेशन तो कर नहीं सकते अब। तो यानी अब ये फोटोन कंप्लीटली लॉस हो चुका है, कंप्लीटली लॉस्ट, परमानेंटली फोटोन खत्म। लेकिन आयनाइजेशन में सिर्फ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत थी, तो बाकी का 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां जाएगा फिर? एनर्जी के फॉर्म। हाँ, किसकी एनर्जी के फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन की। मतलब इलेक्ट्रॉन आयनाइज हुआ, इन्फिनिटी पर चला गया, और बचा हुआ 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, जो उसको फोटोन से मिली थी। यानी एक्साइटेशन परमानेंट फिनोमेना नहीं है, एक्साइटेशन टेम्पररी फिनोमेना है, 10 टू द पावर -8 सेकंड्स का फिनोमेना है, उसके बाद वापस डी एक्साइट होते हैं। तो जिस फोटोन को हमने एब्जॉर्ब किया था, उस फोटोन को हम वापस भेज देंगे। तो ऑप्शन क्या हुआ इसका सही आंसर बताओ इन चारों में से? सो फर्स्ट। हाँ, कि जो डिटेक्टर है उसको एक फोटोन मिलेगा विथ 10.2, ये पहला वाला फोटोन है, और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा 1.4 का आयनाइजेशन वाले से। ये ऑप्शन करेक्ट है। दो फोटोन मिलने का कोई चांस नहीं है, और एक फोटोन 3.4 और एक इलेक्ट्रॉन 1.4, इसका भी कोई चांस नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थ्योरी को थोड़ा सा अटेंशन दे करके पढ़िए, समझिए। हर चीज फॉर्मूले से नहीं की जा सकती है, आप इस बात को समझो, क्योंकि हर चीज फॉर्मूले से होती है तो हर बच्चा कर रहा होता है, सारे बच्चों को फॉर्मूला याद होता है। तो ये सारी प्रोसेस क्लियर हो गई आपको? एटॉमिक एक्साइटेशन के दो तरीके हैं जो, और इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, हो गया क्लियर आपका? एक कोलिजन वाला कंसेप्ट, एक मतलब कोलिजन में क्या ध्यान रखना है, मोमेंटम कंजर्व करके लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर करना है। और अगर कोलिजन की जगह पर हम कोई फोटोन डाल रहे हैं, तो फोटोन की एनर्जी अगर एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर है, तो वो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा ओनली फॉर 10 टू द पावर -8 सेकंड्स, उसके बाद वो फिर से री रेडिएट होगा। लेकिन एक्चुअली री रेडिएशन में भी एक थ्योरेटिकल लोचा है। जो फोटोन एटम के पास गया था वो तो एक डायरेक्शन से गया था, फोटोन उस एटम के पास मान लो एक्स डायरेक्शन से गया था और एक्स डायरेक्शन से एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन जब वो री रेडिएट होता है तो री रेडिएशन उसका हर तरफ होगा। ये भी एक फैक्ट है, री रेडिएशन सारी डायरेक्शंस में होगा। फोटोन को एब्जॉर्ब हमने सिर्फ एक डायरेक्शन में किया था, लेकिन उसको जब वापस निकालेंगे तो फोटोन उस एटम से हर डायरेक्शंस में बाहर निकल करके आएंगे, वही फोटोन जिसको एब्जॉर्ब किया था आपने। ये भी थ्योरेटिकल फैक्ट है ना। इसके बाद दो तीन छोटे पॉइंट्स और हैं। एटॉमिक आयनाइजेशन, जिसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का फिनोमेना होता है, तो एटॉमिक आयनाइजेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो ये बेसिक सा है, हाइड्रोजन के केस में 13.6 चाहिए होती है। मतलब जितना ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उतना ही आप प्रोवाइड कर दें, वो आयनाइज हो जाता है। एज ए बेसिक एग्जांपल, n इक्वल टू 2 स्टेट हाइड्रोजन के केस में अगर आपको वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके आयनाइज करना है, तो कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको?
तो जिस स्टेट से आयनाइज करना है उस स्टेट की एनर्जी को याद कर लो, n इक्वल टू 2 स्टेट की एनर्जी है माइनस ऑफ, हाँ, तो इतना ही पॉजिटिव दे दे बस, यानी प्लस 3.4, बेसिक सा रूल है। माइनस टाइम्स ऑफ E1, अगर फर्स्ट जो भी एनर्जी है उसके आगे माइनस n लगा दो, एनर्जी के आगे माइनस का साइन लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। और एक ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो डी ब्रोगली बेसिकली मैटर वेव के केस में होता है, मतलब इनका ये कहना है कि मूविंग जो बॉडीज होती हैं दे बिहेव इन सर्टेन वेज एज दो इट हैज अ वेव नेचर, मतलब पार्टिकल एज अ वेव, पार्टिकल एज वेव, ये दूसरा कंसेप्ट है। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं लेकिन अच्छे तरीके से कवर कर ले इसको। तो अगर किसी फोटोन की जिसकी फ्रीक्वेंसी f है तो उसका मोमेंटम आप देते हो, ये तो फोटोन वाली थ्योरी ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में जहां पर जनरलाइजेशन किया था हमने, मॉडर्न फिजिक्स के जनरल कंसेप्ट्स वहीं पर डिस्कस हुआ था कि मोमेंटम बराबर h बाई लैम्डा, और साथ में एनर्जी बराबर p इंटू सी का जो कंसेप्ट था, मासलेस पार्टिकल कंसेप्ट, थ्योरी ऑफ मासलेस पार्टिकल। तो डी ब्रोगली ने बस इतना ही कहा था कि यार अगर एक वेव पार्टिकल का काम कर सकता है तो फिर पार्टिकल भी वेव का काम कर सकता है। इन्होंने सजेस्ट किया था कि ठीक है, कुछ मटेरियल पार्टिकल्स और फोटोन, मतलब इनका कहना है कि ये जो रिलेशन है ना मोमेंटम इक्वल टू h बाई लैम्डा, ये दोनों के लिए है। मतलब डी ब्रोगली से पहले ये माना जा रहा था कि मोमेंटम इक्वल टू h अपॉन लैम्डा सिर्फ फोटोन के लिए होता है। इन्होंने कहा कि नहीं, ये फोटोन के लिए भी है और मटेरियल के पार्टिकल दोनों के लिए है, एज वेल एज फोटोन एंड मटेरियल पार्टिकल्स, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। बस मोमेंटम को डिफाइन करने का तरीका बदल जाएगा। मतलब डी ब्रोगली का ये कहना है कि लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p इज ए यूनिवर्सल फॉर्मूला, मतलब इस यूनिवर्स में सबके लिए है ये, चाहे वो फोटोन हो, मतलब चाहे वो मासलेस पार्टिकल हो, चाहे वो मास वाला पार्टिकल हो, दोनों के लिए लैम्डा बराबर h बाई पी है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसमें मास होगा वहां मोमेंटम की इक्वेशन लिख दोगे आप, मास इनटू वेलोसिटी, और इसी को डी ब्रोगली वेवलेंथ का नाम दे दिया गया। मतलब पार्टिकल भी एज अ वेव काम करेंगे, वेव एज अ पार्टिकल काम करेगा और पार्टिकल एज अ वेव काम करेंगे, और जब कोई पार्टिकल एक वेव की तरह काम करेगा तो उसकी वेवलेंथ h डिवाइडेड बाय m इंटू वी होगी। बट यहाँ पर एक डाउट उठा था कि जब पार्टिकल एक वेव का काम करेगा तो वो वेव किस टाइप की वेव होगी, पार्टिकल एज अ वेव, ये डी ब्रोगली का कहना है। व्हाट टाइप ऑफ वेव, ये क्वेश्चन था उसमें, क्योंकि जब कोई वेव की बात करते हो, किसी भी वेव की बात करो आप, किसी भी तरीके के वेव की, तो इनका ये है कि व्हाट टाइप ऑफ वेव। जैसे अगर आप वेव इन वाटर देखो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ यहाँ पर, कि वेव इन वाटर है ना, जो कहीं वाटर पार्क वगैरह में या कहीं पर बीचेस के किनारे जो वेव आती है, तो उसमें वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है। तो जब कोई वेव पानी के अंदर आती है तो क्या जो हाइट होती है, हाइट ऑफ वाटर, क्या वो ऊपर नीचे नहीं हो रही होती है? क्या ये चीज वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है? यस। मतलब कि पॉइंट समझना कि जब कोई वेव होगी तो कुछ तो वेरी करेगा। अगर हम बात करें कि वेव इन गैसेस, मतलब साउंड वेव की बात करें, जैसे मैकेनिक्स में पढ़ते हो आप साउंड वेव, तो साउंड वेव जब गैसेस में जाती है तो हम कहते हैं कि उनका प्रेशर वेरी करता है, कहीं पर कंप्रेशन और कहीं पर रेरफैक्शन बनते हैं, प्रेशर वेरिएशन होती है कंप्रेशन रेरफैक्शन के फॉर्म में। आप लाइट वेव की बात करो, लाइट वेव की बात करें तो लाइट वेव में भी मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप कुछ कहते हो कि कोई चीज वेव है तो वहां कुछ बदलना चाहिए, कुछ ना कुछ वेरिएशन होना चाहिए, किसी न किसी क्वांटिटी का फिजिकल वेरिएशन का पीरियोडिक वेरिएशन होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो टाइम और पोजीशन के साथ बदलता रहे, तभी तो उसको वेव कह सकते हैं। कोई भी वेव उठा लें आप, मैकेनिक्स में वेव इन द स्ट्रिंग, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, गिटार, जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वहां पर क्या वेरी कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरी कर रहा है, वहां पर ट्रांसवर्स वेव आती है। तो यहाँ पर डी ब्रोगली से जब ये पूछा गया कि भाई एक अगर पार्टिकल वेव का काम कर रहा है
तो वो कौन सी वेव है, उसमें क्या बदल रहा है उसका। तो यहाँ पर मतलब वो स्टैंडिंग वेव। नहीं, वो स्टैंडिंग वेव नहीं, ये एक खतरनाक चीज थी एक्चुअली। यहाँ से पूरी मॉडर्न फिजिक्स बदल गई पूरी, क्योंकि यहाँ से इन लोगों ने फिर ये समझाने की कोशिश करी कि इसके अंदर जिस वेव की हम बात कर रहे हैं उस वेव में कुछ वेरी नहीं कर रहा। ये जो वेव है ये बेसिकली डिफाइंस द probability of finding particle at a time in a space, at any time in space। मतलब स्पेस में किसी जगह पर पार्टिकल के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात का जो इसको जो डिस्क्राइब करेगा फंक्शन, प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन आएगा उसको हम मैटर वेव कहते हैं। और इसी को आगे जाकर के श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस वगैरह में आपको अगर पता हो कि इलेक्ट्रॉन के कहीं मिलने के चांसेस, ये आप हमसे ज्यादा बेटर समझ सकते होंगे कि स्पेस में एक समय पर पार्टिकल कहां पे होगा, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शन, वो चीज हमारे लिए मैटर वेव कहलाती है, जिसका सिंबल शायद आप लोग फैमिलियर होंगे। कुछ ऐसा सिंबल आता है, हल्का सा फाई का, हाफ फाई टाइप का बनाते हैं इसको, त्रिशूल टाइप का फंक्शन जो होता है। कभी देखा है मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस वगैरह में? Yes, yes, I. Yes, sir. हाँ, पिछले हफ्ते ही पढ़ा। यस सर। तो और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, उस वेव इक्वेशन से आपको क्या बताया जाता है, कोई आइडिया है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, Probability of finding the electron at a distance r from the center of। वही बोल रहा हूँ, वही चीज मैटर वेव है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आप पढ़ रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो मैटर वेव का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मैटर वेव का काम कर रहा है। यही डी ब्रोगली का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जहां से पूरी क्वांटाइजेशन थ्योरी को चेंज कर दिया गया कि इसके अंदर कुछ बदल नहीं रहा है, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। बट ये क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इस पर हम डेप्थ में नहीं जाने वाले, सिर्फ आपके नॉलेज में एक बात डाल दी है कि डी ब्रोगली वेव का मतलब मैटर वेव, और मैटर वेव का मतलब फंक्शन होगा ये पोजीशन x और टाइम t का, क्योंकि सारी वेव फंक्शंस होती हैं पोजीशन और टाइम की। उन फंक्शंस में से जैसे कि पोजीशन और टाइम का फंक्शन जब पानी में होगा तो वो फंक्शन हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। पोजीशन और टाइम का फंक्शन जब गैसेस में होगा तो वो फंक्शन प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हर फंक्शन किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पोजीशन टाइम का फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशंस को बताता है। तो मैटर वेव के अंदर जो पोजीशन टाइम का फंक्शन है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बता रहा है, वो एक प्रोबेबिलिटी को बताता है, जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। या तो एक टाइम पर एक पार्टिकल स्पेस में कहीं पर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। खैर, हमारे लिए सिर्फ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी से मतलब है, और इसके एक दो क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। बस बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद तो हम इसमें कैलकुलेशन स्किप करेंगे, तो टाइम खत्म हो रहा है। 46 ग्राम गोल्फ बॉल की बात की गई है जिसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, उसका डी ब्रोगली वेव निकालना है। तो लैम्डा इक्वल टू एच 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय मास इंटू वेलोसिटी। 46 ग्राम है तो 46 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम और इंटू 30। इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड है नीचे, तो ये वैल्यू आ रही है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -34। ये 19 नहीं है, 10 है आंसर। 10 टू द पावर -34 मीटर। अब एक्चुअली ये इतना स्मॉल है, ये वेवलेंथ इतनी स्मॉल है कि हम अपनी कॉमन लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे इसको। तो एक्चुअली गोल्फ बॉल हमारा एक कॉमन लाइफ मतलब क्लासिकल ऑब्जेक्ट है ये। तो डी ब्रोगली का कहना था कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एक वेव है, हर ऑब्जेक्ट। इवन ट्रक चल रही है वो भी एक वेव का काम कर रही है, ट्रेन चल रही है, एरोप्लेन चल रही है, वो सब वेव है। बट आप उस वेव को एक्सपीरियंस करोगे कि नहीं करोगे ये डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ के ऊपर। तो ये इतनी कम वेवलेंथ की वेव है कि इसको हम कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, नोटिस नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हमको अपने क्लासिकल और डे टू डे लाइफ में चीजों का वेव नेचर नहीं दिखता है, बट वेव नेचर है उनके अंदर भी। और दूसरा एग्जांपल इसीलिए इलेक्ट्रॉन का लिया गया है। अब इलेक्ट्रॉन में अगर हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे
तो 6.6 into 10 to the power minus 34 divided by this value, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 9.1 into 10 raised to the power minus of 31 और वेलोसिटी 10 to the power 7। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है 7.3 into 10 to the power minus 11 मीटर, जो एंगस्ट्रॉम यूनिट की है, लगभग एंगस्ट्रॉम के आसपास है। मतलब अगर इसको और चेंज कर दे तो ये 0.73 आप कह सकते हो कि 0.73 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। तो ये वेवलेंथ तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में डिटेक्ट होती है, इंटरफेरेंस में आ सकती है, डिफ्रैक्शन में आ सकती है, कई जगहों पर आ सकती है। तो इन्होंने कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन जैसी बॉडीज, प्रोटॉन जैसी बॉडीज, इनका वेव नेचर आपको दिखेगा और एक्सपेरिमेंट में कंफर्म भी होगा। अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कंफर्म भी होगा। गोल्फ बॉल, क्रिकेट बॉल में भी वेव नेचर है, लेकिन वो हम कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो उनके वेव नेचर को कंफर्म कर पाए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है स्टेशनरी और दूसरा एक प्रोटॉन है जो कि रेस्ट पे है। क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रॉन पहले फार अवे है, इससे काफी दूर रखा गया है और रेस्ट की कंडीशन से इसकी तरफ आ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इससे कुछ आर डिस्टेंस पे होगा, इलेक्ट्रॉन और इससे जब आर डिस्टेंस पे हो गया, तो उस टाइम पर इसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा, आपको ये प्रूफ करना है कि वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर होगा। लैम्डा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ स्क्वायर रूट ऑफ आर के प्रोपोर्शन में रहेगी। तो ये प्रूफ कर सकते हैं, जानते हो कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन का मास m मान ले और इसकी वेलोसिटी को v मान ले और एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। फार अवे का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो, रेस्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब r डिस्टेंस पे आ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से हो जाएगी -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी 12mv²। एनर्जी कंजर्व कराओगे तो एनर्जी कंजर्व करा के बेसिकली ये कह देंगे 12mv² माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली जो एनर्जी है 1/4πε0 Q1 Q2/r, और ये इनिशियल एनर्जी दोनों ही जीरो थी। इससे जब हम देखेंगे तो v का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, e² डिवाइडेड बाय 2πε0 m इंटू आर का स्क्वायर रूट, और लैम्डा h अपॉन m इंटू वी के बराबर है। तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r है, मतलब यहां से प्रूफ हो जाएगा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आ जाएगा और इस तरीके से है। सर इसमें प्रोटॉन को होल्ड करके रखा है। हाँ, मतलब कहीं से एक्सटर्नली रखा होगा रेस्ट पे। Yes. हाँ, मतलब रेस्ट पे प्रोटॉन को फिक्स्ड किया होगा 100%, नहीं तो वो भी मूव कर जाएगा। इसका सी पार्ट जो है ना, यहाँ पर बताओ क्या होगा यार। इन ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बी कैप्चर्ड बाय द प्रोटॉन टू फॉर्म अ ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम, एनर्जी मस्ट बी लॉस्ट बाय द सिस्टम। हाउ मच एनर्जी? इनका कहना है कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, यानी कि टोटल एनर्जी जीरो है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के से कैप्चर हो जाए और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करने लगे, यानी हाइड्रोजन एटम बन जाए वो, तो कुछ एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। तो जब हम ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम बना देंगे तो एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास जीरो एनर्जी थी और बाद में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही है। इसका मतलब हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस कर रहे हैं। यहाँ पर 13.6 लॉस किया होगा, इसीलिए एनर्जी माइनस में हो गई है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है उसका।
एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, वो भी बहुत बेसिक लेवल पे ही है। लैम्डा दे रखा है आपको ग्रीन लाइट का यार। वो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करें जिससे कि ये वेवलेंथ आ जाए। है ना? तो लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m इंटू वी इफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय विच इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स, उसको मान लेते हैं कुछ कैपिटल V टाइप का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाओ, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के हिसाब से। यहाँ से हम V की वैल्यू निकालेंगे 2, चार्ज को E पुट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को V और डिवाइडेड बाई m और इसका स्क्वायर रूट, और फिर लैम्डा के फॉर्मूले में इसको रख देंगे h डिवाइडेड बाई m और V को रिप्लेस करके यहाँ पर 2e कैपिटल V अपॉन m, यानी कुल मिलाकर के लैम्डा इक्वल्स टू h बाय रूट ऑफ 2me कैपिटल V, यानी कि कैपिटल V जब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू बन जाएगी h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m e इंटू लैम्डा स्क्वायर। बाकी इसकी वैल्यू रखनी है, h की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्डा दे रखा है, तो इससे कैपिटल V की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, बोले? यस सर। यस सर। ठीक है। अब अच्छा, 2-3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप चाहो तो रीड करो इसे, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है ना ये भी पूछे जाते हैं। एक पार्टिकल इन अ बॉक्स की थ्योरी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, अगर आप बोलोगे तो समझा भी देंगे इसको। इसके ऊपर क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये भी आता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन में बेसिकली आप पढ़ोगे एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रैग्स लॉ। इस पे केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी क्वेश्चन है ब्रैग्स लॉ के ऊपर, एक्सरे डिफ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, ये इक्वेशन शायद आपने देखी होगी, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा वाली। पढ़ा है इसको, मतलब देखा तो होगा कहीं, 2d केमिस्ट्री sin। में देखा था सर। हाँ, तो Yes, sir. इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन Yes. देते हैं, ठीक है जी, और प्रूफ देते हैं कि ये सब कैसे होगा ये। ठीक है, एक्सरे का। उसके बाद एक पार्टिकल है पार्टिकल डिफ्रैक्शन, एक में एक्सरे का डिफ्रैक्शन है, एक पार्टिकल डिफ्रैक्शन, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जिसको बोला गया है। ये 12th में भी आपको बताया जाता है, जो ये कंफर्म करता है कि हाँ जो पार्टिकल है वो वेव बनती है। मतलब दिस इज द एक्सपेरिमेंट दैट कंफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डी ब्रोगली वेव। तो 2 तरीके की डिफ्रैक्शन है, ब्रैग्स लॉ के अंदर एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब फोटोन का डिफ्रैक्शन, और डेविसन जर्मर में पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन है। एक में वेव को डिफ्रैक्ट किया जा रहा है, एक में पार्टिकल को डिफ्रैक्ट किया जा रहा है, और दोनों के डिफ्रैक्ट होने से ये कंफर्म होता है कि वेव और पार्टिकल में फर्क नहीं है कोई, क्योंकि डिफ्रैक्शन एक्चुअली वेव का फिनोमिना है। और अगर कोई पार्टिकल डिफ्रैक्शन जैसा रिजल्ट दे रहा है, इंटरफेरेंस जैसा रिजल्ट दे रहा है, तो मतलब वो पार्टिकल एक वेव वाला काम कर रहा है यहाँ पर। तो यही वो कंफर्मेशन है। अब इसको भी समझना होता है एक्चुअल में कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, और ये बेस्ड है ब्रैग्स लॉ के ऊपर ही। जो ब्रैग्स लॉ की थ्योरी है वही डेविसन जर्मर की भी थ्योरी है, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन जिसमें पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के बराबर कहा जाता है। दोनों उसी कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इसको पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसका भी इलस्ट्रेशन के साथ है, और एक लास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। मतलब ये 2-3 टॉपिक हैं जो भी रह गए, तो आप देख लो, रीड कर लेना, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगली वाली क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो इसको समझाएंगे फिर, अगर कुछ मान लो नहीं समझ आया आपको तो। ठीक है जी। Yes.